चलिए सर, फाइनली आपके जो पीजीबीपी लेक्चर के सीरीज थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 12.1 पे। पीजीबीपी चैप्टर के अंदर ही है, फर्म से रिलेटेड डिस्कशन करना है। खासकर क्या सर, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को क्या देती हैं, उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट, और या फिर पार्टनर्स जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनको क्या देती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन। तो उसका डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा उसका डिस्कशन 40 स्मॉल बी में होता है। बट एक चीज जो आप पढ़ के आए हैं, क्या अगर आप 44 एडी वाले हैं और या फिर 44 एडीए वाले हैं तो वहां पर आपको 40 स्मॉल बी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये चीज आप पढ़ते हुए आए हैं पीजीबीपी की क्लास। पीजीबीपी की क्लास में प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन के 3 सेक्शन है। 44 एडी जहां 6 और 8% की बात होती है, या फिर 44 एडीए जहां पर 50% की बात होती है। फिर एक ट्रक वाला है, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ट्रक, नॉन हैवी ट्रक के हिसाब से इनकम निकालते हैं। तो अगर आप 44 ए ट्रक वाले हैं पार्टनरशिप फर्म, तो वहां आप 40 स्मॉल बी का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन आप 44 एडी या एडीए वाले प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूट कर रहे हैं और एसएससी कौन है, फर्म, तो आप वहां 40 स्मॉल बी का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है सर, क्या 40 स्मॉल बी का डिडक्शन 115 बीएससी वालों को मिलेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। 115 बीएससी की हम बात ही क्यों करें सर? 115 बीएससी की हम बात ही क्यों करें? क्यों सर? 115 बीएससी पार्टनरशिप फर्म के लिए है ही नहीं। हम यहां पर ये डिडक्शन किसको दे रहे हैं सर? ये डिडक्शन हम दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं, वो आदत है ना फॉर्म, देखो एक आदत हो रखी है 115 बीएससी से कंपेयर करने की, तो वो हो गया बेसिकली। हम डिडक्शन किसको दे रहे हैं? टू फर्म, टू एलएलपी। सर फर्म और एलएलपी की जो हम कंप्यूटेशन करेंगे, पीजीबीपी इनकम निकालेंगे टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए, तो हमें पीजीबीपी के अंदर ही 40 स्मॉल बी का डिडक्शन देना है। कब? जब पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को क्या दे रही है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन जिसको कह सकते हो, और या फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट। हमें यहां पहुंचना है। आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो यहां है, और जो एग्जाम से वर्किंग अपने को करनी है वो यहां वाली वर्किंग है, एग्जाम नाइट। सर यहीं से आपके एग्जाम में 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सर एक चीज तो आपको क्लियर कट पता है क्या, एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को उसके कैपिटल पे या पार्टनर्स लोन पे जब इंटरेस्ट देती है तो 12% तक का इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है। और आपने क्लास में प्रैक्टिस भी कर रखी है 12% वाली। मेन है बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पर हम कितना अलाउ करेंगे उसकी वर्किंग, और वहां एक रिसेंट अमेंडमेंट्स भी है। और अदर देखो अमेंडमेंट्स हो ना हो, ये इंपॉर्टेंट हिस्से में है, हम आगे आएंगे इस पे। सर एक चीज और याद आ रही है क्या, नॉर्मली जो प्रोविजंस फर्म पर एप्लीकेबल होते हैं वही प्रोविजंस एलएलपी के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। चाहे आप टैक्स रेट 30% की बात करो, आपने क्लास में पढ़ा हुआ है टैक्स रेट 30% कंप्यूट करते हैं फर्म और एलएलपी की टोटल इनकम पर। तो सर फर्म हो या एलएलपी 30% का टैक्स है। आप रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में आर और एनआर जो निकालते हैं उसके भी सेम ही नियम है, किसके लिए, फर्म और एलएलपी के। मोटा मोटी जो भी प्रोविजंस हम लोग फर्म के लिए पढ़ते हैं वो एज इट इज हम लोग एलएलपी के लिए अप्लाई कर देते हैं। बट आपने अगर देखा हो, अगर याद हो, क्या अगेन 44 एडी एंड 44 एडीए, एडीए क्या सर ये फर्म पे तो एप्लीकेबल है लेकिन एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है। सौतेला व्यवहार। जनरली फर्म और एलएलपी पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जहां भी फर्म, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जहां भी फर्म का रेफरेंस है, दैट रेफरेंस इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो। बट 2 जगह छोड़ के अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो एक 44 एडी एंड दूसरा 44 एडीए के प्रोविजंस फर्म्स के लिए तो है, एलएलपी के लिए नहीं है। ठीक है। और अगर आप सीएमए स्टूडेंट हैं तो सर सीएमए स्टूडेंट को मैंने एक सेक्शन पढ़ाया हुआ है 80IAC। सीएमए इंटर में 80IAC सेक्शन अलग से हम लोग पढ़े हैं डिडक्शन चैप्टर में।
सर वो जो सेक्शन है वो बेनिफिट्स कंपनी को मिलता है प्लस एलएलपी को मिलता है, वहां फर्म नहीं है, वहां फर्म नहीं है। आप रिवीजन करते समय ध्यान रखना इस बात का, सीएमए स्टूडेंट। सर तो थोड़ा सा आपको है ना इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 40B का डिडक्शन किसको मिलता है, फर्म एलएलपी को मिलता है। कब? जब ये अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। लेकिन वो डिडक्शन कहां नहीं मिलेगा? जब आप 44AD या EDA की प्रिजम्पटिव इनकम निकालते हैं, है ना। तो थोड़ा ये कोरिलेट करते हुए चलना पड़ेगा, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। अब कहता है ये तो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस है, इसका कोई एग्जाम्स के लिए यूज नहीं है, रीडिंग वन। कहता है बेसिकली मैंने क्या कहा, फर्म मीन्स एंड इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो। वही बात यहां लिखी हुई है कि भाई अगर हम फर्म बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो फर्म का मतलब व्हाट? तो सर फर्म का मतलब वो पार्टनरशिप फर्म जो कहां रजिस्टर्ड और कहां बनी हुई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एलएलपी। सर इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम पार्टनर बोलते हैं तो पार्टनर मतलब पार्टनर कहां का? फर्म का एज वेल एज एलएलपी का। वही बात यहां पर लिखी हुई है, फर्म का एज वेल एज एलएलपी का। और फर्म के केस में तो माइनर भी पार्टनर हो जाते हैं, बट ध्यान रखना एलएलपी के केस में माइनर पार्टनर अलाउड नहीं है, माइनर पार्टनर अलाउड नहीं है एलएलपी के केस में। ठीक, पार्टनरशिप फर्म जो बनती है 1932 वाली, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स, लॉस के लिए नहीं, है ना। वही बात यहां लिखी हुई, एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। और देखो ये बात एलएलपी के लिए नहीं लिखी हुई है, ये थोड़ा फर्क लॉ से ध्यान रखना है आपको। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप सर वही है, चाहे हम पार्टनरशिप में फर्म को इंक्लूड करें या एलएलपी को इंक्लूड करें। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. Person who have entered into a partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. ठीक है, just for reading purpose. And मैंने क्या बोला, पार्टनर मीन्स फर्म का भी पार्टनर, एलएलपी का भी पार्टनर। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, एलएलपी ऑल्सो। बट कुछ जगह डेविएशंस हैं, तो ध्यान रखना है। सर ये बात तो हम लोग बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म से जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को, इंक्लूडिंग एलएलपी। सर इंक्लूडिंग एलएलपी क्या ध्यान रखना है? फर्म या एलएलपी क्या दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम लोग, एग्जम्प्ट कर देंगे अंडर सेक्शन 10(2). बोला सर शेयर ऑफ लॉस दे तो सेट ऑफ कर लेंगे। सर शेयर ऑफ लॉस दे तो क्या हम इसको पीजीवीपी लॉस बोल के जो पार्टनर्स की अपनी खुद की, इस फर्म से अलग मान लो खुद की ओन बिजनेस की प्रॉफिट्स है। सर पार्टनर्स के पास ओन बिजनेसेस भी हैं और वहां प्रॉफिट्स हैं। सर पार्टनर के पास खुद के बिजनेस भी है और वहां प्रॉफिट्स हैं, और वो पार्टनर्स यहाँ फर्म में पार्टनर बने हुए थे, यहां से लॉस चला गया, तो क्या सेट ऑफ कर दें? सर आप ऊपर प्रॉफिट को एग्जम्प्ट कर रहे हैं तो लॉसेस को क्या करना पड़ेगा, शेयर ऑफ लॉसेस इग्नोर करना पड़ेगा, नॉट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, नॉट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, ये ध्यान रखना। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट क्यों होता है पार्टनर्स के यहां? क्योंकि जनरली फर्म और एलएलपी की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, फर्म और एलएलपी अपनी टोटल इनकम पर खुद टैक्स पे करते हैं। फर्म और एलएलपी की अपनी एक इनकम टैक्स में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, पार्टनर्स से अलग इनका खुद का पैन नंबर होता है और वो अपनी इनकम पर खुद टैक्स पे करते हैं। तो मोटा मोटी जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को वो एग्जम्प्ट रहे। बोला सर टैक्स निल है। सर टैक्स निल है क्यों? क्योंकि सर टोटल इनकम में मतलब एक्चुअली में क्या किया, पार्टनरशिप फर्म ने जीटीआई में डिडक्शन ले लिया, जीटीआई में
डिडक्शन ले लिया काफी सारा और टोटल इनकम को निल कर दिया और टैक्स को भी निल कर दिया, अब बताना तो सर अब भी एग्जम्पशन मिलेगा? सर एग्जम्पशंस मिलेगा इवन इफ देयर इज नो टैक्स liability to firm or LLP due to deduction exemption. सर शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(2)(a) इन द हैंड्स ऑफ, ये एग्जम्पशन किसको मिल रही है? पार्टनर्स को। शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स। बोला सर फर्म ने भी कोई टैक्स नहीं दिया है, क्यों? फर्म को इनकम हुई कि उसने डिडक्शन ले लिया, एग्जम्पशंस ले लिया, टैक्स को जीरो कर लिया, तब भी पार्टनर को टैक्स नहीं देना, नहीं देना। लॉसेस हुआ तो सर लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे सेट ऑफ के लिए, प्लीज ये ध्यान रखना। अगर फर्म एलएलपी से लॉसेस आ रहे हैं, शेयर ऑफ लॉसेस पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को वो लॉसेस को सेट ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जाने दो लॉसेस और इग्नोर करो। सर अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो लॉसेस को भी इग्नोर करना पड़ेगा, ये फंडा ध्यान रखना। तो सर इस पेज पे पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? द पार्टनर्स शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म और एलएलपी शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक, और अब अगले पेज पे देखो यहां पे क्या लिखा है, सिविरिटी का सर्कुलर। अभी अभी जो बताया, इवन इफ द फर्म इनकम इज जीरो बिकॉज ऑफ द फर्म हैज टेकन अ डिडक्शन। ठीक, कहता है सिविरिटी ने क्या क्लेरिफाई किया? इनकम ऑफ अ फर्म इज टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ फर्म ओनली and the same cannot under no circumstances be taxed in the hands of its partners. It is exempt in the hands of partners even if, अभी लिखा है मैंने, even if the income chargeable to tax becomes nil in the hands of firm on account of any exemptions and deduction. Exempt 2 marks। और अभी अभी मैंने बोला क्या? सर फर्म और एलएलपी की ग्रॉस टोटल इनकम में उसने डिडक्शंस लेके अपनी इनकम जीरो कर दी, टैक्स जीरो हो गया। ठीक, टैक्स जीरो हो गया, लेकिन अब फर्म को प्रॉफिट तो हुआ ही है। सर पीजीबीपी इनकम हुई है, उसने तो डिडक्शन ले लिया ना, तो पीजीबीपी इनकम हुई है, प्रॉफिट हुई है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के बढ़ गया पार्टनर्स को। क्या तब भी पार्टनर्स कोई टैक्स नहीं देगा? नहीं देगा। यही बात मैंने अभी भी लिखा दी है, इवन इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी टू द फर्म एलएलपी ड्यू टू द डिडक्शन एग्जम्पशंस। सर पार्टनरशिप फर्म के शेयर ऑफ प्रॉफिट पे पार्टनर्स कभी टैक्स नहीं देगा, चाहे फर्म टैक्स दे या ना दे। एक छोटी सी डिस्कशन से आपके 2 पॉइंट कवर होगा। लिखिए अच्छे से इसको, फ्रेश पेज पे आ जाइएगा और एक हेडिंग दे दीजिएगा, फर्म एंड पार्टनर्स बोल के। बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताएंगे हम आपको जो अभी तक शायद कुछ पता है कुछ नहीं पता। सर आज तो हम स्पेशल इस लेक्चर में आ गए तो अब पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, कंफ्यूजन ना हो, मैं बता दूं, सीए इंटर के आप स्टूडेंट हैं या फिर आप सीए में इंटर के स्टूडेंट्स? बहुत बार बच्चे आपको बोलेंगे अरे फर्म टैक्सेशन सिलेबस में कहाँ है जो तुम्हारे सर पढ़ा रहे हैं? फर्म की असेसमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको फर्म की असेसमेंट नहीं पढ़ा रहा। सर पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट कैसे करनी है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की इनकम पर टैक्स कंप्यूट करना, पार्टनरशिप फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना, पार्टनरशिप फर्म को कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी टीसी से टीयू में, या फिर पार्टनरशिप फर्म को 40 स्मॉल बी का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, ये तो सिलेबस में है। तो कोई आपको ये बोले कि सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है ये तुम्हें, तो मत सुनना, मैं तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है ना। सर मैं आपको 40 स्मॉल बी का डिडक्शन सिखा रहा हूं आज की क्लास में, जो वेरी मच आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए डन। वीडियो रोक के लिखा, लॉसेस होगा तो लॉसेस को इग्नोर करना पड़ेगा। पार्टनर्स अपनी बिजनेस प्रॉफिट से इस लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करें जो शेयर ऑफ लॉसेस फर्म एलएलपी से मिल रहा है। ठीक, और ऊपर फर्म एलएलपी टैक्स दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट रिलीज होगी पार्टनर्स को, पार्टनर्स के एंड्स पे वो एग्जम्प्ट होगी। डन। नेक्स्ट, ये सिविलिटी वाला पॉइंट क्लियर है 8 नंबर।
छोटे छोटी चीजें मैंने साइड बाय साइड लिखी है आपको, है ना, लिख लीजिए। एक ये मैंने बोला 44 एडी एडीए वालों में अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो 40 बी निल हो जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलता, वहां मना है। एलएलपी से सौतेला व्यवहार किया गया है 44 एडी एंड एडीए में। 80 आईएसी में एलएलपी है लेकिन फर्म नहीं है, सीए में इंटर स्टूडेंट्स आपका जो एक्स्ट्रा सिलेबस है 80 आईएसी का। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, ये पॉइंट आप पहले ही कवर कर चुके हैं मेरे से टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में। टैक्स कंप्यूट करना, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ एंड सेस ऐड करके प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सब आप वॉल्यूम 1 में ही मेरे से सीख चुके हैं। सर 4th नंबर क्लास में बात हो चुकी है जब हम लोग पीजीबीपी के लेक्चर 1 लेक्चर 2 में थे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में थे, बात हो चुकी है इसकी क्या कि सर अगर पार्टनरशिप फर्म, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसका मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है डिस्कशन ये वाला। सर फर्म, याद आ जाएगा आपको, फर्म एलएलपी ने अपने पार्टनर को 10 लाख के कैपिटल पे 14% के इंटरेस्ट रेट से 1,40,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, और ये एज पर डिड है, एज पर पार्टनरशिप डिड। क्या सर पार्टनरशिप डिड इस इंटरेस्ट पेमेंट को अलाउ कर रही है? हाँ, फर्म और एलएलपी में पार्टनर का कैपिटल है 10 लाख रुपए का, उस पर एज पर डिड 14% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से 1,40,000 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। क्या पढ़ते हैं हम लोग 40 स्मॉल बी में? इंटरेस्ट मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम अलाउड की लिमिट कितनी है? 12% पर एनम। तो यहां पर अलाउ कितना होगा? 1,20,000। सर ऑलरेडी 1,40 डेबिट कर चुके हैं, तो एडबैक कितना करेंगे नेट प्रॉफिट में? सर 20,000 एडबैक करेंगे। और इधर क्या ध्यान रखना, ऑलरेडी जानते हैं आप। सर इधर क्या ध्यान रखना है, पार्टनर के हैंड पे ये क्या होगा? पीजीबीपी इनकम, बट कितना? ओनली ₹1,20,000 टू द एक्सटेंट interest is allowed to firm। और ये प्रोविजन सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन सब के लिए है। जितना हम फर्म एलएलपी को अलाउ करेंगे उतना ही पार्टनर्स के एंड्स पे क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये यूनिक नियम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये क्लास में मैंने आपको पीजीबीपी के लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जब सेक्शन 28 पढ़ा रहा था ना, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, जब मैं आपको पीजीबीपी की क्लास में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ा रहा था, तो ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल तुमको वहां दिया है। बट प्लीज ध्यान रखना सर, ये जो नियम है ये रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट सब के लिए है। रेम्युनरेशन एज वेल एज इंटरेस्ट सब के लिए ये नियम है। जितना फर्म और एलएलपी को हम अलाउ करेंगे बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, उतना ही इधर पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी में क्या होगा? टैक्सेबल। प्लीज ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं मेरे से 4th नंबर। अब 5th क्या कहता है देख लेते हैं, क्लास एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है, एक बार लिख लीजिए यहां तक। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। 5वां नंबर पॉइंट में आते हैं, पहले इसको लिखिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। एक चीज और मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट, याद आ ही रहा है, थोड़ा सा मैं फर्म को मिक्स कर रहा हूं किससे? एग्रीकल्चर इनकम की क्लास। एक पार्टनर से फर्म ने टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, ठीक, 10 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट है। इसमें से 40 बी
इंटरेस्ट बोल के मान लो 1,00,000 रुपए अलाउ हो गया। 1,00,000 कहां चला गया? पार्टनर के हैं। यही पढ़ते हैं हम लोग। सर एक पार्टनरशिप फर्म है, टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, प्रॉफिट है 10,00,000 रुपए का बिफोर डिडक्शन, 40B का 1,00,000 रुपए का डिडक्शन मिल गया। तो अब यहां पर पीजीवीपी बेसिकली नेट प्रॉफिट, पीजीवीपी तो नहीं कहेंगे इसको, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कितना आ गया? 9,00,000। अब टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में आप जानते हो पीजीवीपी कितना होगा? 40%, 3,60,000। एग्रीकल्चर इनकम 60% एग्जाम्प्ट। याद आया? याद आया? सर एक पार्टनरशिप फर्म है, ये चीज मैंने आपको एग्रीकल्चर की क्लास में बता रखी है। एक पार्टनरशिप फर्म है जो टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और उसके टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग से प्रॉफिट आया है 10,00,000 का, अभी डिडक्शन लेना बाकी है 40 का डिडक्शन ले लिया इंटरेस्ट का 1,00,000 का, कितना हुआ? 9,00,000। अब 40-60 का रेशियो लगेगा किधर? फर्म के हाथ पे। सर ये 3,60,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा टू पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनर के हाथ में मालूम है क्या होगा? सेम रेशियो चलेगा 40-60। जो 1,00,000 रुपया आया है वो पीजीवीपी इनकम में 1,00,000 इंटू 40% जाएगा 40,000, और एग्रीकल्चर इनकम में 60,000 जाके क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। सेम रेशियो लगेगा पार्टनर के हाथ में, पूरा 1,00,000 टैक्सेबल नहीं होगा। सर जितना रेशियो लगेगा फर्म को एग्रीकल्चर का 40-60 का रेशियो लग रहा है, अगर रबर होता तो 35-65 का रेशियो लगता, वही रेशियो आप पार्टनर के सैलरी इंटरेस्ट सब पे नियम, सैलरी अगर है तो इंटरेस्ट है तो सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। मैं एग्जांपल किसका दे रहा हूं? इंटरेस्ट का। सर इंटरेस्ट आया पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, और उधर फर्म की टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आपने रेशियो लगा दिया है एग्रीकल्चर वाला, तो वही रेशियो पार्टनर को भी लगेगा, जो भी रेशियो लग रहा है। अगर मान लो फर्म की 100% एग्रीकल्चर इनकम है 100%, तो इधर भी 100% एग्रीकल्चर होके एग्जम्प्ट हो जाएगी। नॉर्मली हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? फर्म जो भी इंटरेस्ट देगी पार्टनर्स को वो पार्टनर्स के हाथ में पीजीवीपी इनकम होगी। बट क्या एग्रीकल्चर का रेशियो लगेगा टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग है? तो आंसर इज यस, रेशियो लगेगा। सिर्फ 40% टैक्सेबल होगा, 60% एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेम नेचर कैरी करेगा, सेम नेचर। फर्म के पास मिक्स इनकम है, पार्टनर की भी वो मिक्स इनकम कहलाएगी। फर्म का आपने 1,00,000 का डिडक्शन देके 40-60 का रेशियो लगाया, तो 1,00,000 रुपए उधर जाके 40-60 के रेशियो में टैक्सेबल होगा। 60% एग्जाम, 40% टैक्सेबल। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसको लिखिए। ऑलरेडी मैंने एग्रीकल्चर की क्लास में बता रखा है आपको ये वाला डिस्कशन। अच्छा सर इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया मैंने, इसकी जगह सैलरी होता तो भी आप सेम करते। अगर मान लो मैं 1,00,000 को सैलरी लिख के अलाउ कर दूं 40B में, तो तब भी ये रेशियो लगेगा 40-60 का। डन। वीडियो रोक के लिखा। अब पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पेज नंबर 12.1 पॉइंट नंबर 5। सर कहता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑफ अ फर्म ऑन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, स्पेशल केस है बेसिकली। यहां पे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मान लो 3 पार्टनर हैं ABC, 1/3, 1/3, 1/3 के। ठीक सर क्या हो रहा है सर? फर्स्ट 1/3 वाला जो पार्टनर है कौन? मिस्टर ए, वो रिटायर कर रहा है। रिटायर कर रहा है फर्म से ऑन 1 अप्रैल, और इधर 31 मार्च को लास्ट ईयर के 31 मार्च के हिसाब से अगर देखें तो फर्म के पास पीजीवीपी का लॉस है 2,00,000 रुपए का,
फर्म के पास एचपी लॉस है 1,00,000 रुपए का, फर्म के पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपए का। सर ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है ना, ये पीजीबीपी लॉस से डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। पीजीबीपी का ही टॉपिक है डेप्रिसिएशन। क्या हुआ, प्रॉफिट आपका इतना कम है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, डेप्रिसिएशन भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो आपको वहां पर पीजीबीपी लॉस भी है एज वेल एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। सर कैसे आता है, मान लो आपके पास पीजीबीपी में रेवेन्यू है 50,000 की और एक्सपेंसेस घटाने के लिए हो गए कितने के, 70,000 के, और अभी डेप्रिसिएशन भी घटाना है सर 30,000। तो सर यहां पर आपको ये जो लॉस दिख रहा है 50 और 70 का, ये बिजनेस लॉस है, और जो डेप्रिसिएशन के लिए प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, तो ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सेट ऑफ लॉस चैप्टर में डिटेल्ड बात होती है इसकी। सर कहता है पिछले साल जहां पर तीनों पार्टनर थे, ए बी और सी, तीनों 1/3 के पार्टनर थे, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म में, पिछले साल तक या उसके भी पिछले साल का या उसके भी पिछले साल का, जब ये तीनों पार्टनर थे, सर मैंने लास्ट ईयर का लॉस लिया। ये 2 साल पुराना भी हो सकता है, 3 साल पुराना भी हो सकता है, मतलब लास्ट ईयर के जो भी लॉसेज हैं ईयर और ईयर्स के कैरी फॉरवर्ड, मतलब इस ईयर में आने के लिए, करंट ईयर में सेट ऑफ होने के लिए हमारे पास क्या क्या है, पीजीबीपी लॉस है 2,00,000 का, एचपी लॉस है 1,00,000 का, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 50,000 का। अब करंट ईयर, सर करंट ईयर में हमारे पास इनकम होगी तो आप ये सब लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। मान लो करंट ईयर में आपके पास पीजीबीपी इनकम है, करंट ईयर में आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। कहता है एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें पहले पार्टनर थे कौन कौन, ए बी और सी, 1/3 के, 1:1 है ना, 1:1 के 3 पार्टनर थे। उसमें से 1/3 वाली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला मिस्टर है वो रिटायर कर गया नए साल की पहली तारीख को, और फर्म के पास पुराने लॉसेज जो इस साल आने को बेताब है, पुराने लॉसेज हैं फर्म के पास, क्या क्या, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 50,000, एचपी लॉस 2,00,000, एचपी लॉस 1,00,000, पीजीबीपी लॉस 2,00,000। पर करंट ईयर में इनकम है पीजीबीपी इनकम, तो बोलता है इसमें से कितना आप सेट ऑफ करोगे, तो बोलता है इसको थोड़ा राउंड फिगर में ले लेते हैं ताकि ना इजी हो जाए कैलकुलेशन। 2,00,000 और 1,00,000 की जगह ना राउंड फिगर में ले लेते हैं ताकि वो 1/3 निकालने में आसान हो। मान लो ये 90,000 है और ये 60,000 है। बोलता है 1/3 पार्टनर चला गया तो 1/3 लॉसेस को भी इग्नोर करो, सिर्फ 60,000 ही सेट ऑफ होगा। 1/3 पार्टनर चला गया फर्म से तो इसका भी 1/3 लॉसेस को इग्नोर करो, सिर्फ 40,000 ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फुल 50,000 आप कहीं भी सेट ऑफ कर सकते हो, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी, नो रेस्ट्रिक्शन। पार्टनर जा रहा है जाने दो, लॉसेस कम नहीं होंगे। कौन से वाले, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाले। कहता है फर्म के पास 3 लोग पार्टनर थे 1/3 के, उसमें से एक पार्टनर चला गया 1/3 वाला। जो पार्टनर जा रहा है उसके पास कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 20%, 40%, 50%, 1/3। सर जितने का पार्टनर जा रहा है उतने लॉसेस इग्नोर करने पड़ेंगे। 1/3 यानी 30,000 रुपए का लॉस तुमको इग्नोर करना होगा। 1/3 यानी 20,000 का लॉस तुमको क्या करना होगा, इग्नोर। 60 में से 20 इग्नोर तो 40 सेट ऑफ होगा, 90 में से 30 इग्नोर तो 60 सेट ऑफ होगा। सर सेट ऑफ किसको करने मिलेगा, फर्म को। ये फर्म की करंट ईयर की इनकम है, फर्म की करंट ईयर की पीजीबीपी इनकम, फर्म की एचपी इनकम। ये लॉसेस किसके हैं, पिछले वाले फर्म के। ये लॉसेस किसके हैं, फर्म के। पार्टनर जा रहा है तो जाने दो ना सर, लेकिन नहीं। सेक्शन 78 बोलता है जितना परसेंट वाला पार्टनर जाएगा उतना लॉस इग्नोर कर। बहुत सिंपल नियम है। कहता है वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जाने का रीजन रिटायरमेंट हो या डेथ हो, दोनों में से कोई भी एक। ठीक, सर रिटायरमेंट के कारण जा रहा है, मिस्टर ए रिटायर कर रहा है और मान लो डेथ का सिचुएशन है, तो कहता है द प्रोपोर्शनेट लॉस ऑफ द रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बट ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे काम नहीं करती।
तो बेस्ट एग्जांपल दे दिया। प्रोपोर्शनेट लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, मतलब फर्म को करंट ईयर में सेट ऑफ करने नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, हाँ सर। कोई पार्टनर जा रहा है, हाँ सर। रिटायरमेंट डेथ के कारण 1/3 शेयर वाला पार्टनर जा रहा है, तो पुराने लॉसेस जो करंट ईयर में सेट ऑफ होने आएंगे, पीजीबीपी लॉस को हम पीजीबीपी से सेट ऑफ करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को हम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करेंगे, तो आपको 1/3 इग्नोर करना पड़ेगा। बट ये इग्नोर वाली बात अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे काम नहीं करेगी। इतनी छोटी सी बात आप एग्जाम के लिए ध्यान रख लेना। लिख लीजिए इसको, डन। ऊपर में क्या बताया कि सर मान लो आपके पीजीबीपी के अंदर रेवेन्यू है 50,000 का, खर्चे हैं 70,000 के, तो यहां लॉस लग गया, तो इसको बोलते हैं पीजीबीपी लॉस। अब लॉस है तो डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसकी चर्चा और मैं आगे करूंगा जब हम लोग सेट ऑफ लॉस चैप्टर में पहुंचे। सर ये जो आपने 1/3 लॉस इग्नोर किया है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? 1/3 लॉसेस जो आपने इग्नोर कर दिया 30 और 20, इसका बेनिफिट अब किसी को नहीं मिलेगा, ना उस पार्टनर को मिलेगा। सर पार्टनर को कैसे मिलेगा? ये तो फर्म की लॉस है, और फर्म के लिए सेक्शन 78 बोलता है हम फर्म को उतने लॉसेस का सेट ऑफ करने नहीं देंगे। मतलब ये लॉस का बेनिफिट कोई नहीं लेगा। इस 30,000 के लॉस का बेनिफिट, इस 20,000 के लॉस का बेनिफिट अब कोई नहीं लेगा, फर्म तो ले नहीं पाएगी। और ये मिस्टर ए का लॉस था नहीं, मिस्टर ए के कारण फर्म को नुकसान हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर के कारण फर्म को नुकसान हो रहा है, बस। ठीक है, चलिए सर वीडियो रोक के लिख लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 6, लेकिन उसमें हम आएंगे बाद में, पहले खत्म करेंगे 9 और 10। पढ़ लीजिए एक बार फटाफट 9 और 10 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है और पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है। एक बार पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। 5-10 मिनट यहां दे देते हैं, ज्यादा ही लगेगा, 15-20 मिनट लग जाएगा। ठीक, 15-20 मिनट में दोनों पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें। एक बार ये समझ लिए तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में आज ही कर लेंगे, आपको होमवर्क में कुछ रहेगा ही नहीं करने को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल की हेल्प से। पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10 की रीडिंग कंप्लीट करें। वीडियो रोक के रीडिंग कंप्लीट करें। चलिए सर करें डिस्कशन। पहले पॉइंट नंबर 10 कर लेते हैं। सर थ्योरेटिकल है, बेसिकली कहता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को आप 40 का डिडक्शन देते हैं। कैसा डिडक्शन सर? फर्म अगर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो अलाउ हो जाएगा से 12% तक, जो भी लिमिट है विद इन द लिमिट अलाउ हो जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है, सैलरी बोनस कमीशन पे करती है, तो आप विद इन द लिमिट अलाउ कर देंगे, राइट? अच्छा, आपने देखा प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन फॉलो करोगे तो 44 एडी और एडीए में अलाउ नहीं करेंगे, जो इनकम आएगी उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। सर हम पार्टनरशिप फर्म को ये डिडक्शन देते हैं, लेकिन आपने क्लास में पढ़ा है पीजीबीपी की क्लास में, अगर एओपी अपने मेंबर को, आपको ये पॉइंट्स मैंने पढ़ाया है पीजीबीपी के लेक्चर में, एओपी अगर अपने मेंबर को इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट, तो वो यहां पर डिसअलाउ हो जाए, अलाउ नहीं होता है। सर हम लोग ये चीज पढ़े हैं क्या कि आप अपने आप को, जैसे मैं अगर इस कोचिंग का ओनर हूं, इंडिविजुअली ओन्ड ये मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मैं अपने आप को इंटरेस्ट नहीं दे सकता, इंटरेस्ट टू ओन कैपिटल। मैं अपने आप को सैलरी में अपने आप को रेंट नहीं दे सकता, ये पढ़े। वहीं पर आपको बताया था कि एओपी भी अपने मेंबर को अगर इंटरेस्ट पे करेगी तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं होता है। ये जो बेनिफिट है कि एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे तो फर्म के बुक्स में अलाउ हो जाएगा, ये एक यूनिक बेनिफिट है जो पार्टनरशिप फर्म को दिया हुआ है। और इसके थ्रू टैक्स प्लानिंग ना कर ले फर्म। देखो फर्म पे टैक्स रेट है 30% का, और पार्टनर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स, उन पे लगता है स्लैब रेट्स, फिर रिबेट का भी बेनिफिट्स है। तो कहीं आप टैक्स प्लानिंग ना कर लो, इसीलिए लिमिट लगी हुई है कि एक पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट देगा अपने पार्टनर को, मैक्सिमम कितनी सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन देगा। सर अगर हम 40 स्मॉल बी की लिमिट ना लगाएं तो क्या होगा?
फर्म अपनी इनकम को जानबूझकर कम कर लेगा, टैक्स कम दे देगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बांट देगा, ज्यादा से ज्यादा सैलरी बोनस कमीशन बांट देगा अपने पार्टनर को, ताकि फर्म की इनकम कम हो जाए और पार्टनर्स को उधर स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाए। सर आप लोग क्या पढ़ते हो टैक्स कॉम्प्यूटेशन में? फर्म का टैक्स रेट कितना है? 30%, और इंडिविजुअल पे स्लैब रेट्स है, राइट? स्लैब रेट्स का मतलब है पहले कुछ इनकम तक नहीं लो, उसके बाद धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ के 30 पे जाएगा। फिर रिबेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है इंडिविजुअल्स पार्टनर को। अब आप टैक्स प्लानिंग करोगे क्या? हम ज्यादा से ज्यादा फर्म की प्रॉफिट को एज ए इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन बांट देंगे पार्टनर्स को। तो तुम ये टैक्स प्लानिंग ना करो, इसीलिए 40 स्मॉल बी की लिमिट हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। अभी इंटरेस्ट की लिमिट आप ऑलरेडी जानते हो 12% की। तो कहता है भाई हम इतना अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी। एक, उनका एक एग्रीमेंट कम से कम होना चाहिए, यानी डिड, पार्टनरशिप डिड होनी चाहिए। पार्टनरशिप को कैसे मानेंगे कि यह पार्टनरशिप फर्म है? तो पार्टनरशिप फर्म की एक प्रॉपर पार्टनरशिप डिड होनी चाहिए, उसमें टर्म्स, कंडीशंस, पार्टनर के राइट्स, पार्टनर के ऑब्लिगेशंस, पार्टनर की ड्यूटी, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स नहीं एक बनता है। सर एक पार्टनरशिप फर्म को आप पार्टनरशिप फर्म कब कहोगे? जब उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो पार्टनरशिप डिड का, भले वो रजिस्टर्ड हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक डिड तो होना चाहिए। तो वही ये पॉइंट बोलता है कि भाई फर्म, पार्टनरशिप फर्म को फर्म कब कहेंगे? जब उनका एक एग्रीमेंट होगा, डिड होगा, और वो डिड इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी जब आपकी पहली आईटीआर जाती है। आज के दिन देखो, जब नोटिस आएगी तो सबमिट करना पड़ेगा। आज के दिन क्या होता है? पेपरलेस आईटीआर फाइल होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब आपका पहला इनकम टैक्स रिटर्न जा रहा है, उसके पहले पहले डिड आपके पास रेडी होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स वाला कभी भी मांग सकता है आपसे। A certified copy of the instrument of the partnership shall be accompanying the return of income of the year in which the assessment of the firm is first sought। मतलब ये जो पार्टनरशिप डिड है होनी चाहिए, ये आपके पास रेडी होनी चाहिए आपके पहले साल में ही। आईटीआर में ए कंपनी, यानी आईटीआर के साथ इसको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अब पेपरलेस रिटर्न जाती है, तो मतलब नोटिस अगर आया तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये डिड आपके पहले साल से रेडी होनी चाहिए। मतलब डिड बना है 5वें साल में और बेनिफिट लेना चाहते हैं पहले साल से, ऐसे नहीं होगा। सर एक पार्टनरशिप फर्म है, मैंने डिड बनाई है 5वें साल और बेनिफिट लेना चाहता हूं पहले साल से, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक। एंड बोलता है वो डिड में, पार्टनरशिप डिड में पार्टनर्स के जो शेयर्स हैं, कौन कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा, वो सब स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। यानी पीएसआर रेशियो डेफिनेट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि भाई तुम इतने परसेंट के मालिक हो, तुम इतने परसेंट के मालिक हो, तुम इतने परसेंट के मालिक हो। और एक सेक्शन है 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। नो फेल्योर। मतलब क्या होता है, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इंटरमीडिएट लेवल पे है नहीं, फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं। क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आती है कि तुम रिटर्न फाइल करो, तुम फाइल नहीं करते हो, या फिर रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिस के यहाँ से नोटिस आती है कि तुम पेपर सबमिट करो, ये लेजर सबमिट करो, ये बुक सबमिट करो, तुम जवाब नहीं देते हो। तो फिर इनकम टैक्स के पास लास्ट ऑप्शन होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का। अगर इनकम टैक्स 144 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करती है पार्टनरशिप फर्म पे, तो उसको 40B का बेनिफिट फर्म को नहीं, ऐसे समझ। बस यही बोला हुआ है। कहता है अगर तुम ये कंडीशंस कंप्लाई नहीं करते हो तो हम तुमको डिडक्शन नहीं देंगे, सैलरी का भी नहीं देंगे और इंटरेस्ट का भी नहीं देंगे। कंप्लाई करने के लिए डिड होना चाहिए, डिड पहले साल रेडी होना चाहिए, डिड में परसेंटेज स्पेसिफाई होना चाहिए, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 में आपका असेसमेंट ना हो। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट में हो रहा है, तो उस पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम कंप्यूट करते समय उसको 40B का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी असेसमेंट हो रही है, उसकी असेसमेंट हो रही है अंडर सेक्शन 144। तो असेसमेंट करते समय जब इस पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम निकाली जाएगी, तो वो विदाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 40b निकाली जाएगी। 40b का बेनिफिट नहीं। तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा एमसीक्यू के पैटर्न के हिसाब से। बस छोटी सी बात है, लिख लो इसको।
डन, वीडियो रोक के लिखा। अब सर ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से इग्नोर करके सीधा क्लास एग्जांपल से डिस्कस करो। इग्नोर थियरी, ये इग्नोर थियरी करो, समझ में नहीं आएगा इसको कितना ही पढ़ लो। सर पता नहीं चल रहा यहाँ क्या लिखा हुआ, आपने बोला था पढ़ने के लिए, कंफ्यूज हो गए सर, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, सर क्या लिखा है समझ में नहीं आया। तो डोंट वरी, मैं इसको क्लास एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तुम इस थियरी को इग्नोर करो। क्या कहता है क्लास? ध्यान रखना, ये बेनिफिट्स, ये जो रेस्ट्रिक्ट बातें लिखी हुई हैं, ये ओनली फॉर इंटरेस्ट के लिए है। ओनली फॉर, ये जो पॉइंट्स है ये ओनली फॉर इंटरेस्ट के लिए है, नॉट फॉर रेम्युनरेशन। बोनस, कमीशन, सैलरी सबके लिए नहीं है। सैलरी टू द पार्टनर्स, उस पर ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ओनली फॉर द इंटरेस्ट है। करते हैं एक बार ये क्या कहता है, ध्यान से समझो। किसका एग्जांपल दे रहे हैं? पेज नंबर 12.2 पॉइंट नंबर 9। सर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 2 पार्टनर हैं, एक मिस्टर ए और एक एचयूएफ। ये एचयूएफ कौन है सर? बी एंड बी की फैमिली का है, बी एंड हिज फैमिली, जिसमें बी की वाइफ, बी के बच्चे हैं। और इसका कर्ता कौन है? मिस्टर बी। तो सर फर्म में पैसा कौन लगाएगा? फर्म से प्रॉफिट किसको मिलेगा वाली बात हो रही है। तो सर यहां पर मिस्टर बी इज अ पार्टनर, मिस्टर बी करता है, मिस्टर बी इज अ पार्टनर। कहते हैं मिस्टर बी पार्टनर है, हाँ, बट नॉट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। बी इज अ पार्टनर इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कैपेसिटी रिप्रेजेंटिंग हिज एचयूएफ। सर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 2 पार्टनर हैं, ए मिस्टर, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 2 पार्टनर हैं, एक मिस्टर ए, दूसरा एचयूएफ। एचयूएफ में, अब एचयूएफ में कोई डिड में किसका नाम लिखेंगे? डिड बनेगा ना पार्टनरशिप डिड, उसमें किसका नाम लिखेंगे? एचयूएफ में 5-10 फैमिली मेंबर सबका नाम तो नहीं लिख सकते, तो उसका कर्ता आ गया है, बोला मैं करता हूं मेरी फैमिली का, मिस्टर बी, मेरा नाम लिखो, मैं बनूंगा पार्टनर, मैं करूंगा डॉक्यूमेंट में साइन। लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बन रहा है, वो अपनी एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस पार्टनरशिप फॉर्म में जो कैपिटल लगेगा वो एचयूएफ का लगेगा। और उधर मिस्टर ए इज अ पार्टनर, यस, पार्टनर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये है इंडिविजुअल कैपेसिटी और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब। अब सर इसके पास पैसा है, इसके पास लोन आ रखा है, लोन किसका? मिस्टर ए का लोन आ रखा है, किसके पास? फर्म के पास। लोन आ रखा है किसका? ए की एचयूएफ का, ए एचयूएफ, जिसमें कर्ता कौन है? मिस्टर ए। और आ रखा है लोन किसका? मिस्टर बी का। सर और लोन आ रखा है किसका? बी एचयूएफ का, जिसका कर्ता कौन है? मिस्टर बी। लोन आ रखा है, ठीक। सबको 14% का हम इंटरेस्ट दे दें तो अलाउ कितना होगा? सर 12% तक इंटरेस्ट अलाउ होगा अगर वो पार्टनर है तो। यही तो बात हो गई। सर क्या सर लोन, आपने तो बोला था ये 12% का जो इंटरेस्ट रेट है वो कैपिटल पे लगता है। सर ध्यान रखना, ये जो 2440B सेक्शन 40 स्मॉल बी की जो इंटरेस्ट की लिमिट है, इंटरेस्ट की जो लिमिट है 12% पर एनम, ये पार्टनर्स पे लगेगी और पार्टनर के कैपिटल पे भी लगेगी, और अगर आपने पार्टनर से लोन ले रखा है तो उस पे भी लगेगी। होता है ना सर, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अपने कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लेता है,
और अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है अपनी फर्म को तो उस पर भी इंटरेस्ट लेगा। तो 40B बोलता है अगर तुम पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो तो मैक्सिमम 12% देना। अब पार्टनर तो 2 हैं, लेकिन यहां लोन देने वाले 4 लोग हैं। अब इसमें लोन देने वाले लोग 4 हैं, बट तुम ध्यान से देखो इसमें पार्टनर कौन है। सबको 14% का इंटरेस्ट मिला है सर। 14% से 140 का इंटरेस्ट मिला है। मान लो सबके 10-10 लाख के लोन है, 10-10 लाख के लोन है। 4 लोग हैं, ए एक ही फैमिली, बी और बी की फैमिली। पार्टनर कौन कौन है सर? पार्टनर ए है, ए की फैमिली नहीं है, बी भी नहीं है पार्टनर, बी की फैमिली है। ध्यान से देखो ऊपर, ए पार्टनर है या ए की फैमिली? सर ए अपनी कैपेसिटी में पार्टनर है, तो यू कैन से ए पार्टनर है, ए की फैमिली नहीं। बी पार्टनर है या बी की फैमिली? सर बी की फैमिली पार्टनर है, क्योंकि यहां लिखा है बी इज अ पार्टनर इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। पैसा फर्म में चारों ने लगा रखा है, चारों को इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो 12% की लिमिट है, 12% की जो लिमिट है सर, ये मार्केट रेट है। मार्केट रेट पे इंटरेस्ट है 14%। अब 12% से हम ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। ये 12% की जो लिमिट है वो पार्टनर पे है। तो सर पार्टनर कौन है? मिस्टर ए, तो 1,20,000 अलाउ होगा। और पार्टनर कौन है? एचयूएफ, जिसका करता है कौन? मिस्टर बी, सर 1,20 अलाउ होगा। बाकी जो पार्टनर नहीं है वहां हम पूरा इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे, क्योंकि रेट मार्केट रेट में है सर। यानी आप देखो, ये वाला इंटरेस्ट मिस्टर बी रिसीव कर रहा है, और मिस्टर बी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन दे रखा है। अ लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम मिस्टर बी इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। सर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर कौन है? बी की फैमिली। तो बी की फैमिली ने 10 लाख दे रखे हैं एचईएफ अकाउंट से, और बी ने बोला चलो मैं भी अपना 10 लाख रुपए दे देता हूं। लेकिन बी खुद पार्टनर नहीं है। तो जब बी खुद पार्टनर नहीं है तो 14% का 1,40,000 पूरा अलाउ हो जाएगा फॉर्म को। 40 स्मॉल बी एक्सपेंस बोल के कितना अलाउ होगा? एक्सपेंस बोल के कितना अलाउ होगा? किसको? फॉर्म को। खर्चा। फॉर्म सबको इंटरेस्ट दे रही है 41 कितना अलाउ? तो जो पार्टनर है वहां 1,20 करो, 12%, 12%, और जो पार्टनर नहीं है उनको पूरा अलाउ करो। जैसे ए पार्टनर है, ए की फैमिली नहीं है। अच्छा, यहां पर ए इंटरेस्ट ले रहा है, एचयूएफ के बिहाफ में भी ए ही इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन एचयूएफ पार्टनर नहीं, इसलिए पूरा अलाउ हो जाए। यही है पॉइंट नंबर 9, जो आपको मैंने बोला थियरी इग्नोर कर दो और यहां ध्यान रखो। और प्लीज एग्जाम के लिए ध्यान रखना, पार्टनर्स अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले या पार्टनर्स अपने लोन पे इंटरेस्ट ले, 24B दोनों जगह लगेगा, और 12% पर एनम मैक्सिमम आप इंटरेस्ट दे सकते हो। ठीक। अगर आप पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और लोन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दिए एचईएफ का, तो वहां 40B की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, 1,40 पूरा अलाउ हो जाए। तो मिस्टर ए पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वहां रेस्ट्रिक्शन लगा दो, और जो एचईएफ का पैसा है वहां रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और बी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है एचईएफ के लिए, तो एचईएफ पर लिमिट लगेगी, जो बी का खुद का पैसा है उस पर लिमिट नहीं लगेगी। बस ये ध्यान रख लेना, तुम्हारा ये पॉइंट नंबर 9 में कोई दिक्कत नहीं है। डन। ये यहां से लेकर यहां तक डन। रेफर क्लास चार्ट। बाकी तुम इसको इग्नोर करो, यहां से लेकर यहां तक इग्नोर कर दो, और ओनली फॉर इंटरेस्ट है ये पॉइंट, ओनली फॉर इंटरेस्ट के लिए ये पॉइंट, सैलरी बोनस कमीशन पे नहीं करना। डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। वीडियो रोक के लिखा, डन डन।
ये लिख चुके थे कि अगर पार्टनरशिप फर्म पे एग्रीकल्चर का रेशियो लग रहा है, ठीक, तो पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा फर्म से इंटरेस्ट सैलरी बोल के, नहीं नहीं ये वाला पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा उस पर भी एग्रीकल्चर वाला रेशियो लगेगा, चाहे वो सैलरी हो या इंटरेस्ट। यहां क्या बताया, अगर कोई पार्टनर 20% वाला रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, से 20% है, तो लॉसेस 20% तक इग्नोर करेगी। कोई पार्टनर 1/3 वाला बाहर जा रहा है तो लॉसेस को 1/3 तक इग्नोर कर देगी, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे काम नहीं करेगी। डन डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब वापस आ जाते हैं हम लोग कहां, बैक टू पेज 12.1 पॉइंट नंबर 6। देखो ध्यान से, फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है 10% पर एनम, डिड कहता है 8% पर एनम दे सकते हो, अलाउ 40B में कितना होगा? सर 12% के अंदर है, 12% के अंदर है। एक पार्टनर से फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है 10% पर एनम, लेकिन डिड कहता है 8% पर एनम दो, तो अलाउ कितना होगा? सर डिड से ज्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते, ठीक, डिड से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते। अब एक पार्टनर से फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है 14% पर एनम से, डिड भी वही कहता है कि तुम 14% पर एनम से दे सकते हो। सर आप यहां इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 10% पर एनम, डिड कितना बोलता है? 8%, तो अलाउ 8% होगा, फिर 12% नहीं जाना, डिड से ज्यादा नहीं जा सकते। और अगर 14% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं एज पर डिड, तो फिर इसको रोक देंगे कितने पे? अलाउ 40b, कितना? 12% पर। और सर डिड डज नॉट प्रोवाइड, डिड इज साइलेंट है अगर मान लो अबाउट इंटरेस्ट, तो फिर मालूम है कितना अलाउ होगा? 40B में अलाउ कितना होगा? नील। डिड को बोलना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट देना है, 8, तो 8 अलाउ होगा, और अगर डिड 14 बोलेगी तो 12 अलाउ होगा। यानी डिड ने अगर इंटरेस्ट देने का प्रोविजन नहीं बना रखा पार्टनरशिप डिड के अंदर, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है ये नहीं लिखा हुआ है, तो फिर डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये 12% पर एनम और या फिर डिड वाली बात पार्टनर्स कैपिटल पे भी एप्लीकेबल है एंड पार्टनर्स लोन पे भी एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से लोन भी लेती है और अपने पार्टनर्स के कैपिटल पे, दोनों पे इंटरेस्ट देती है। तो डिड क्या बोलता है? 8, तो 8 अलाउ होगी, और डिड 14 बोले तो 12 अलाउ। डिड ने कुछ कहा ही नहीं सर, डिड में हमने प्रोविजन डाला ही नहीं है कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, अपने मन से दे देते हैं, कभी 5, कभी 8, कभी 10, एज पर द मार्केट सिनेरियो एंड रिक्वायरमेंट्स। सर अलाउ नहीं होगा, कुछ भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, डिड में मेंशन करना जरूरी है इंटरेस्ट को। एज पर डिड मिलेगा मैक्सिमम 12% मिलेगा, 40b। हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट एज पर डिड होना चाहिए एंड मैक्सिमम 12% पर एनम होना चाहिए टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का मतलब चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग, जिसको तुम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में स्लीपिंग पार्टनर बोलते हो, जो एक्टिव पार्टनर नहीं है। सर पार्टनरशिप फर्म में
एक्टिव पार्टनर होते हैं और नॉन एक्टिव पार्टनर होते हैं। सर 10 पार्टनर है लेकिन 3 ही एक्टिव हैं, तो बाकी 7 ऐसे ही नाम के लिए आए हुए हैं, स्लीपिंग पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। तो सर फर्म इंटरेस्ट दे रही है ना, इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग नॉन वर्किंग सबको दोगे, सबको अलाउ होगा 12% तक। डिड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और मैक्सिमम 12% होना चाहिए। पार्टनर में कोई भी आ सकता है, वर्किंग नॉन वर्किंग कोई भी आ सकता है। तो ये पूरी कहानी है इंटरेस्ट की, जो ध्यान रखना है। अब एक ही कहानी बची हमारे पास, क्या? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन जो दिया जाएगा पार्टनर को, उस पर जो लिमिट निकालनी है वो कैसे निकालनी है। इंटरेस्ट वाला बात तो हो गया, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। जब सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन की बात आई तो बोला अगर वर्किंग पार्टनर नहीं है तो हम बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन देखो इस लाइन में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बोला सर इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट किसी को भी दे सकते हो, एनी पार्टनर, इंटरेस्ट एनी पार्टनर को दे सकते हो, डिड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और मैक्सिमम 12% ही अलाउड होगा। एक्सेस इंटरेस्ट को हम लोग अलाउ नहीं करते। क्या कहता है? डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट। कहता है शैल नॉट बी डिडक्टेड, हम इंटरेस्ट और सैलरी का डिडक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है हम सैलरी का बेनिफिट नहीं लेंगे अगर वो वर्किंग पार्टनर नहीं है। तो इसमें कहता है डिड के अकॉर्डिंग होगा तभी हम डिड बेनिफिट लेंगे। इसमें बोलता है 12% से अधिक नहीं लेंगे। तो आपके सामने पॉइंट्स हैं, ठीक। लिखिए इसको। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी अगर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, चाहे वो कैपिटल पे दे या लोन पे दे, 12% पर एनम वाली लिमिट लगेगी। डिड पर होना चाहिए, डिड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैक्सिमम 12% तक दे सकते हैं। पार्टनर वर्किंग, नॉन वर्किंग, स्लीपिंग कोई भी हो सकता है। अगर हम इंटरेस्ट 10% पर एनम दे रहे हैं, डिड बोलता है 8%, तो अलाउ 8% होगा। और दे रहे हैं 14%, डिड भी बोलता है 14%, तो 12 पे रोकना होगा। 40B 12 से अधिक नहीं दे सकते। और डिड ने इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कोई डिडक्शन इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब बात करेंगे रेम्युनरेशन की। फर्म एलएलपी अपने पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं? रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन में सैलरी, बोनस, कमीशंस, कुछ भी आ सकता है। पार्टनर में कौन होने चाहिए? ओनली वर्किंग पार्टनर्स, ठीक। और इधर एज पर डिड होना चाहिए। डिड में लिखा होना चाहिए कितना रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, एंड एज पर लिमिट होनी चाहिए जो 40 स्मॉल बी में लिखी है। अब लिमिट क्या है? तो अगर बुक प्रॉफिट कहां तक लेनी है? अप टू 6 लाख रुपए तक। और या फिर तुम्हारा सिचुएशन लॉस का है कि सर प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, लॉस में है, तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकते हैं हम लोग? हायर ऑफ ए ₹3 लाख और बी 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताऊंगा, आऊंगा बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा। पहले समझो कि सर ऊपर इंटरेस्ट तो दे दो 12% पर एनम तक डिड विड देख के, चाहे पार्टनर वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। लेकिन जब रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन की बात आ रही है तो अलाउ होगा कब? जब पार्टनर वर्किंग हो, रेम्युनरेशन एज पर डिड हो और इस लिमिट के अंदर। लिमिट क्या है सर? सर मेरी अपनी पार्टनरशिप फर्म लॉस में है, तो लॉस में भी तुम 3 लाख रुपए तक का बुक प्रॉफिट बांट सकते हो, क्योंकि यहां हायर वर्ड है।
सर फर्म को लॉस है तो क्या हुआ, पार्टनर फ्री में तो काम नहीं करेंगे, जिस पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन लेना है लेंगे। तो लॉस के सिचुएशन में तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट तो होगा नहीं। लॉस के सिचुएशन में भी आप 3 लाख रुपए तक का रेम्युनरेशन अपने वर्किंग पार्टनर को बांट सकते हो। और 6 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट पे तो 90% कितना हो जाएगा, 5,40,000। तुम 5,40,000 तक का प्रॉफिट सैलरी बोनस कमीशन देके बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बुक प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 6 लाख, ठीक, तो वहां पर आपको कंपैरिजन नहीं है, सीधा 60% ऑफ एक्सेस बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ एक्सेस बुक प्रॉफिट। 6 लाख से जितना ज्यादा बुक प्रॉफिट है उसका 60% तक तुम दे दो। सबसे पहला 6 लाख या लॉस के सिचुएशन में 90% तक का प्रॉफिट तुम सैलरी बोनस कमीशन बोल के बांट दो पार्टनर को, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कमा रहा 90% तो तुम 3 लाख रुपए तक बांट दो, विच एवर इज हायर। बट जैसे ही तुम्हारा इधर बुक प्रॉफिट 6 लाख से ऊपर गया, हम 90 से कितने पे आ जाएंगे, 60% पे आ जाएंगे। ठीक है सर, असेसमेंट ईयर 24-25 तक, आपका असेसमेंट ईयर 25-26 है तब भी यही लिमिट है, और आपका असेसमेंट ईयर 26-27 एग्जाम में तब भी यही लिमिट है, सेम। इसके पहले 6 लाख की जगह 3 लाख था, 3 लाख की जगह 1,50,000 था। जो 6 लाख देख रहे हैं ना, बुक प्रॉफिट अप टू 6 लाख, नीचे बुक प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 6 लाख, वहां पे 3 लाख लिखा हुआ था। और उधर जो आप देख रहे हैं हायर ऑफ 3 लाख और 90%, 3 लाख की जगह 1,50,000। अगर हम इसके ठीक पहले जाए, उससे मतलब नहीं है हमें, अपने को एग्जाम में तो यही ध्यान रखना है। अब बुक प्रॉफिट क्या है सर, एक सवाल, और दूसरा थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करवा दो कि कैसे कंप्यूट करना, तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, इसी के लिए तो बैठे हैं। बुक प्रॉफिट कैसे आएगा और इसकी थोड़ी कैलकुलेशन सिखा दो सर, करेंगे बात। यहां तक लिख लिए थे, डन, वीडियो रोक के लिखा हुआ है, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, फॉर्म एलएलपी ने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर सी क्या है, नॉन वर्किंग है, सैलरी दी है 1 लाख रुपया पर एनम, 1 लाख रुपया पर एनम, 1 लाख रुपया पर एनम। तो सर ये परमानेंट डिसअलाउ हो जाएगा, ये डिसअलाउ, ठीक। अब देखेंगे हम कि ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी को मिला के हमने कितना दिया, 2 लाख रुपए पर एनम, एंड से इट इज एज पर सेक्शन 40 स्मॉल बी विद इन लिमिट, विद इन लिमिट। कैसे सर, मान लो इसकी बुक प्रॉफिट 9 लाख रुपए है, बुक प्रॉफिट 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए पे तुम कितना बांट सकते हो, 9 लाख रुपए में 6 लाख पर 90%, 5,40,000, उसके बाद 6 लाख के ऊपर 3 लाख का 60%, 1,80, कितना बांट सकते हो। शुरू के 6 लाख पर 90%, 5,40,000 तक बांट सकते हो, तुमने तो मात्र 2 ही लाख बांटा है। तो सर हम इधर अलाउ करेंगे, एक्चुअल कितना दिए हो तो 3 पार्टनर को 3 लाख, सर अलाउ कितना होगा, सिर्फ 2 लाख अलाउ होगा, मिस्टर ए वाला प्लस मिस्टर बी वाला। सर 3 लाख रुपए तो विद इन द लिमिट ऑफ 60% है ही, 90% है ही। सर 9 लाख रुपए की बुक प्रॉफिट में पहले के 6 लाख पर कितना, 90%, तो 5,40,000 तक तो तुम ऐसे ही सैलरी बांट सकते थे, तुमने बांटी कितनी है, 3 लाख, तो सर पूरा 3 लाख अलाउ करो ना, नहीं, उसमें से 1 लाख नॉन वर्किंग पार्टनर का है, वो अलाउ नहीं होगा। किसके एंड्स पे, फर्म के एंड्स पे। अच्छा अब इधर पीजीबीपी इनकम निकालोगे तो
पीजीबीपी इनकम ए का निकालोगे, बी का निकालोगे, सी का निकालोगे, क्योंकि उनको सैलरी मिली है। सैलरी कहाँ जाएगी? पीजीबीपी में टैक्सेबल होने जाएगी ना, या फिर सैलरी हेड में ले जाओगे और वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाओगे सेक्शन 16 का। सर सेक्शन 16 वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाओगे क्या? सैलरी चैप्टर में जो घटाते हैं 115 बीएससी तो 75,000 नहीं तो 50,000, वो कैसे घटाएंगे? सर सैलरी कहाँ टैक्स होती है? पीजीबीपी इनकम में 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, यहां भी 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन सी में निल होगा। क्यों? सी के केस में तो डिसअलाउ हो गया, और अगर फर्म को अलाउ नहीं होगा तो इधर इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगी। एज रेम्युनरेशन टू मिस्टर सी इज नॉट अलाउड टू फर्म। सर फर्म को अलाउ करेंगे तभी पार्टनर को टैक्सेबल करेंगे, और पार्टनर को सैलरी मिल रही तो सैलरी हेड में जाके हम 50,000 75,000 का डिडक्शन लेंगे। सर सेक्शन 16 1A का जो क्लास में सिखाए हो 50,000 75,000 का डिडक्शन वो लेंगे यहाँ पे? अरे नहीं रे, पार्टनर को जो सैलरी जाती है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। जो सैलरी इनकम है पार्टनर की वो पीजीबीपी में टैक्स होगी। कितना? जितना अलाउ हुआ है। अलाउ 2 लाख हुआ है तो 2 लाख टैक्सेबल करो। सी को क्यों कर रहे हो? और सी क्यों नहीं अलाउड हुआ? क्योंकि सी नॉन वर्किंग पार्टनर है। सैलरी बोनस कमीशन में ध्यान रखना। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? इंटरेस्ट की या रेम्युनरेशन की? रेम्युनरेशन की कर रहे हैं। लिखो इसको। डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर कुछ केसेस देख लेते हैं। बुक प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो हम लोग रेम्युनरेशन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउएबल। फिर सीख लेंगे कि बुक प्रॉफिट निकालते कैसे। अभी ऐसे समझते हैं कि बुक प्रॉफिट दिया हुआ है। केस ए, हमारा बुक प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए के लॉस में है। केस बी, हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में, बुक प्रॉफिट में पॉजिटिव है। केस सी, $5 लाख है बुक प्रॉफिट, और केस डी 6 लाख से ऊपर ले लेते हैं, 7 लाख। ठीक, तो कहता है रेम्युनरेशन अलाउएबल, मैक्सिमम रेम्युनरेशन, मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 40B। डिड कहता है कि 40B की जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बेनिफिट दे देंगे, है ना, मैक्सिमम रेम्युनरेशन एज पर डिड। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर डिड देख लेंगे कितना कहता है। मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउ कितना हो सकता है 40 स्मॉल बी में, अगर लॉस का केस है, बुक प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है सर, तो हम मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकते हैं सर? 6 लाख रुपए तक हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 लाख रुपए तक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹3 लाख विच एवर इज हायर। 6 लाख रुपए तक, या लॉस के केस में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट है नहीं तो 90% निकलेगा नहीं। 3 लाख विच एवर इज हायर, तो हम यहां पर बड़े आराम से 3 लाख रुपए तक आपको दे सकते हैं। सर इसमें दे सकते हैं हायर ऑफ ए 3 लाख की लिमिट, और बी 90% ऑफ ₹2 लाख, जो कितना आएगा 1.8 लाख। तो हम यहां भी आपको 3 लाख रुपए तक की रेम्युनरेशन दे सकते हैं मैक्सिमम। ऐसे ही यहां पर देखेंगे हायर ऑफ एक जो लिमिट है 3 लाख की वो, और बी 3 लाख की लिमिट
और बी 90% ऑफ 6 लाख है ना, तो 6 लाख तो अभी 5 लाख, 6 लाख तक 90% है तो 5 ही लाख है ऊपर। 90% ऑफ 5 लाख कितना, 4.5 लाख। यहां पर हम 450 तक आपको रिम्यूनरेशन देख सकते हैं। मैक्सिमम रिम्यूनरेशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी, ऑल, एक वर्किंग पार्टनर नहीं, ऑल वर्किंग पार्टनर, ऑल वर्किंग पार्टनर टुगेदर, सभी वर्किंग पार्टनर को मिला के। सर ये जो लिमिट निकलती है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹3 लाख विच एवर इज हायर, या 6 लाख के बाद आप है ना 60%, ये एक पार्टनर के लिए अमाउंट निकल रहा है, नहीं, सभी वर्किंग पार्टनर को मिला के। तो वही मैंने लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड लास्ट वाले में तुमको 6 लाख पर 90% कितना, 5,40,000। ऑब्वियसली बात है वो हायर होगा तुम्हारा 3 लाख से, प्लस जो 6 लाख के ऊपर कितना है 1 लाख और उसका 60% कितना 60,000। तुम्हारा इसका टोटल तुम 6 लाख रुपए तक मैक्सिमम रिम्यूनरेशन अलाउ कर सकते हो। अब एज पर बुक्स कितना है, एज पर बुक्स, या ऐसे कह लो एज पर डिड हम कितना दे सकते थे। सर डिड के हिसाब से हम 250 दे सकते थे, डिड के हिसाब से हम 350 दे सकते थे, डिड के हिसाब से हम 5 लाख दे सकते थे, डिड के हिसाब से हम 520 दे सकते थे। तो अब फाइनल आंसर, फाइनल अमाउंट रेम्यूनरेशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी। सर ऊपर क्या निकल रहा है, ये मैक्सिमम लिमिट निकल रही है, ऊपर वाली मैक्सिमम लिमिट निकल गई तुम्हारी कि सर पहले केस में हम 3 लाख रुपए तक रेम्यूनरेशन दे सकते हैं लॉस के केस में, दूसरे केस में भी 3 लाख रुपए तक हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, तीसरे केस में सर 90% ऑफ 5 लाख 4,50,000 तक हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, लास्ट केस में 6 लाख का 90% और 1 लाख का 60%, सर 6 लाख रुपए तक हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। डिड या P&L अकाउंट में जो तुम डेबिट कर रखे हो वो एज पर डिड ही है। सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम डेबिट कर रखे हो वो एज पर डिड ही होता है। वहां तुम 250, डिड बोलता है 250, 350, 5 और 520, फाइनली अलाउ कितना होगा। सर डिड बोलता है 250, लिमिट बोलती है 3 लाख, तो तुम 250 ही तो दे पाओगे। डिड बोलता है 350 लेकिन लिमिट है 3 लाख की, तो तुम 3 लाख ही दे पाओगे। सर लिमिट है 450, डिड बोलता है 5 लाख, तो तुम 450 ही दे पाओगे। सर लिमिट 6 लाख की है, डिड बोलता है 520, तो तुम 520 ही तो दे पाओगे। लोअर ऑफ ड लिमिट मतलब बेसिकली हम बुक्स और ऊपर जो मैक्सिमम लिमिट है विच एवर इज लोअर लेंगे। सर बुक्स से ज्यादा आप नहीं दे सकते, बुक्स यानी डिड बोलता है 250, तो 250 से ज्यादा नहीं दे सकते। डिड बोलता है यहां पर 520, तो 520 से ज्यादा नहीं दे सकते। और तुम जो मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो ये मैक्सिमम लिमिट 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट 450 को क्रॉस नहीं कर सकते, तो तुमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो सर बुक प्रॉफिट जो दिया हुआ है, यानी आप क्या सीख रहे हैं, ये वाला वर्किंग, अभी आपने क्या सीखा, ये वाली वर्किंग कैसे निकालेंगे। सर लॉस में है या हम बुक प्रॉफिट 6 लाख तक है या बुक प्रॉफिट 6 लाख से ऊपर है, तो सर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैक्सिमम वाली, ये सीख रहे थे, ये आप अभी सीख रहे थे। क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख का लॉस, 2 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 7 लाख का प्रॉफिट, तो हम मैक्सिमम लिमिट कैसे निकालेंगे, टेबल को कैसे यूज करेंगे। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए, तो अब ये वाला पेज तो हमारा हो गया, अब इस पेज पे कुछ नहीं बचा है। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और अभी इतनी सारी प्रैक्टिस करा दी। बुक प्रॉफिट गिवन है, तो अब ये कैसे निकालेंगे। ठीक, अब ये चाहे आपका एग्जाम दिसंबर 25 वाला हो, जनवरी 26 वाला हो, मई 26 वाला हो, या आगे जून 26,
जून 26, दिसंबर 26, सितंबर 26, जनवरी 27 तक सब यही प्रोविजंस चले। मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 में भी यही आंसर है एंड असेसमेंट ईयर 26-27 में भी यही टेबल है। हर साल टेबल चेंज नहीं होता, एक बार अभी रिसेंट चेंज हुआ है। हर साल नहीं चेंज होता। जो तुम बोलोगे सर ये असेसमेंट ईयर 25-26 से इफेक्टिव है तो 26-27 में भी यही है। हाँ, 26-27 में भी यही है। तुम्हारे जनवरी 27 एग्जाम्स, सीएमए के दिसंबर 26 एग्जाम्स तक यही है। तो इस पेज में अब कुछ नहीं बचा। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर अब लास्ट हमारा बच रहा है कि बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है। बस एक बार ये डिस्कस हो जाए तो सीधा अब हम लोग फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलेंगे। देखो पढ़ो इसको क्या कहता है। हाउ टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट। सर बुक प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें हमें 40B के अकॉर्डिंग सैलरी बोनस कमीशन वाला रेम्युनरेशन घटाना है, इसीलिए हमें बुक प्रॉफिट चाहिए। तो बेसिकली बुक प्रॉफिट निकलता कैसे है? सर इस पे आओ, वापस एक बार वापस आओ। ये हमारा बुक प्रॉफिट था, ये हमारा बुक प्रॉफिट था। 1 लाख का लॉस, 2 लाख का बुक प्रॉफिट, 5 लाख का बुक प्रॉफिट, 7 लाख का बुक प्रॉफिट। और अपने आंसर क्या आया? मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउबल ये। अब हमारे को निकालना है पीजीबीपी इनकम। अब हमारे को निकालना है पीजीबीपी इनकम। प्लीज ध्यान से देखो। बुक प्रॉफिट क्या है सर? बुक प्रॉफिट में सब कुछ घट चुका है। सर बुक प्रॉफिट क्या है? आपके पार्टनरशिप फर्म में आप व्हाट इज बुक प्रॉफिट? सर बुक प्रॉफिट वो वाली फिगर है जिसमें आप सब कुछ घटा चुके हैं, पीजीबीपी के जो एडजस्टमेंट है वो कर चुके हैं। सर इस बुक प्रॉफिट में पार्टनर को जो इंटरेस्ट दे सकते हैं वो भी दे चुके हैं 12% वाला। खाली एक चीज घटाना बाकी है, पार्टनर्स को रेम्युनरेशन कितना देंगे। तो सर पार्टनर्स को रेम्युनरेशन 3 लाख तक दे सकते थे, डिड के हिसाब से 2.5 लाख देना है, 2.5 लाख दे रहे हैं, तो 1 लाख का लॉस है, 2.5 लाख रुपए और दे दिए। तो आपको यहां पर क्या हो गया? यहां पर 3.5 लाख रुपए का लॉस आ गया। फाइनली पीजीबीपी इनकम फर्म की कितनी हुई? 3.5 लाख का लॉस। सर व्हाट इज बुक प्रॉफिट? सर बुक प्रॉफिट इज बेसिकली अ नेट प्रॉफिट, और आप कह सकते हो बेसिकली अ पीजीबीपी इनकम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जिसमें इंटरेस्ट घटा चुके हैं लेकिन रेम्युनरेशन अभी तक नहीं घटा है। इट इज अ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर रेम्युनरेशन। अब रेम्युनरेशन कितना घटाना है? तो 2 लाख की प्रॉफिट है, रेम्युनरेशन घटाते घटाते 3 लाख घटाना है, तो यहां भी सर 1 लाख का लॉस आ गया। सर 5 लाख का प्रॉफिट है, 4.5 लाख रेम्युनरेशन आप घटा रहे हैं, तो यहां मात्र आपका पीजीबीपी इनकम पार्टनरशिप फर्म का कितना बचा? पार्टनरशिप फर्म की पीजीबीपी इनकम जिस पर अब ये टैक्स देगा कितना बचा? 50,000। बाकी 4.5 लाख तो बढ़ गए किसको? पार्टनर को, सैलरी बोनस कमीशन बोल के। इंटरेस्ट पहले ही बढ़ चुका है, तभी तो बुक प्रॉफिट है। इट इज अ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर रेम्युनरेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन कितना घटाना है सर? 7 लाख रुपए में से रेम्युनरेशन घटाना बाकी है, 5-20 घटा दिए तो 180 टैक्सेबल इनकम पीजीबीपी इनकम। अब इसकी एक फ्लो चली, बुक प्रॉफिट दिया है, हमने मैक्सिमम लिमिट निकाला कितना दे सकते हैं, फिर हमने देखा डिड में कितना देना है, फिर हमने उन दोनों में लोअर लिया। अब उसको फाइनली बुक प्रॉफिट से घटा के हम पीजीबीपी इनकम निकाल रहे हैं। फर्म की पीजीबीपी इनकम का फाइनल आंसर, एक फर्म की पीजीबीपी इनकम। अब इसी से जीटीआई निकल जाएगा और टीआई निकल जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं घटाना है। हाँ, दूसरे हेड की इनकम जोड़ देनी है तो जोड़ दो, टीसी से टीयू का डिडक्शन के लिए अगर तुम्हें एलिजिबल है तो ले लो। तुम्हारे पास दूसरे हेड की इनकम होगी तो जोड़ देना। ये तुम्हारी पीजीबीपी इनकम हो गई रेम्युनरेशन वगैरह घटाने के बाद की। 7 में से 5-20 हमारा आंसर आया। दे तो 6 तक दे सकते थे, लेकिन डिड बोलता है 5-20, तो 5-20 घटा के कितना आया? 180। 5 लाख में 4.5 लाख तक दे सकते थे, डिड बोलता है पूरा 5 लाख दे दो, तो 4.5 ही तो देंगे। 4.5 दिए तो 50 बच गया। 2 लाख रुपए का तुम्हारे पास बुक प्रॉफिट है ऊपर। अब लिमिट कहता है 3 लाख तक दे सकते हो, डिड कहता है 350 तक, तो 3 ही तो दोगे, 3 दोगे तो 1 लाख का लॉस आ जाएगा।
पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखिए, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, ऐड कर लीजिए, वीडियो रोक के लिखा। सर बुक प्रॉफिट क्या? अभी अभी मैंने क्या बोला? बुक प्रॉफिट इज व्हाट? सर बुक प्रॉफिट में तुमने इंटरेस्ट डिडक्शन कर लिया है, रेम्यूनरेशन घटाना बाकी है। बुक प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन। सिर्फ रेम्यूनरेशन घटाना बाकी है, इसीलिए देखो क्या किया है, एड बैक कर दिया रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स जो तुमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखा है। सर क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ रहेगा, तो तुम पीजीबीपी की जितनी भी एडलेस एडजस्टमेंट सीखे हो पीछे 8 क्लास 9 क्लास में, पीजीबीपी की जो क्लास आपकी गई उसमें जितनी एडजस्टमेंट सीखो सब यहाँ पे काम आएगी। क्या लिखा हुआ है? आपको पीजीबीपी इनकम निकालनी है कॉम्प्यूटेड एज पर सेक्शन 28-44D, मतलब जो भी आप एडलेस सीखे हो वो सारी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी एडलेस वाली। जैसे वही ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, पेमेंट डन विदाउट टीडीएस, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स, पेमेंट मेड इन कैश, जो पढ़े क्लास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दुनिया जहां के खर्चे डेबिट होंगे। सर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्रेडिट होगा। जो भी एडजस्टमेंट्स आपने सीखे ना पीजीबीपी की क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक, जो भी एडजस्टमेंट्स वो सब आ सकती हैं यहाँ पे, तो वो एडजस्टमेंट्स कर देना। प्लस पार्टनर को जो तुम एक्सेस इंटरेस्ट दिए उसकी भी एडजस्टमेंट कर देना, एक्सेस इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट, एक्सेस इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट्स 12% तक ये अलाउड है ना, बाकी तो एड बैक करोगे। और जितना रेम्यूनरेशन डेबिटेड है उस सारा का सारा ऐड कर देना, तब निकलेगा बुक प्रॉफिट, और उसको कहेंगे बुक प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर रेम्यूनरेशन। और पीजीबीपी की जितनी छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स तुम सीखे हो क्लास में, जो गलत चीज डेबिट है तो उसको ऐड कर दिया, गलत चीज क्रेडिट है तो उसको लेस कर दिया, वो सब करना पड़ेगा आपको। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको पीजीबीपी की सारी एडजस्टमेंट्स करनी होगी। ठीक, क्लियर? और सर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को भी घटाना होगा क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट सेक्शन 32 के थ्रू होती है। सर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट जो होती है पिछले सालों का, वो सेक्शन 32 के थ्रू होती है, 32 के थ्रू होती है, उसको भी यहां घटाना पड़ेगा सर। हाँ सर, उसको भी यहां घटाना पड़ेगा। सर तो फिर बिजनेस लॉस को भी घटा दे? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस लॉस को नहीं घटाना है सर। पिछले साल का ब्राउट फॉरवर्ड मेरे पास बिजनेस लॉस है, पिछले साल का मेरे पास ब्राउट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, उसको भी घटा दे? नहीं, उसको क्यों घटाओ? सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों का अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको घटा देना, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट सेक्शन 32 के थ्रू होती है और हमें वो सारी एडजस्टमेंट्स करनी है जो सेक्शन 28 से लेकर 44D की होती है। इसी में आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आता है। अगर क्वेश्चन में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है पिछले साल का, वो भी यहां घटा देना बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। बट पिछले साल का अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो वो यहां माइनस नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को क्यों घटाते हैं? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट सेक्शन 32 के थ्रू होती है। सर बिजनेस लॉस को क्यों नहीं घटा रहे हैं पिछले सालों के? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट 72, 72A, 73 ऐसे वाले सेक्शंस होते हैं, हमको एडजस्टमेंट्स करनी नहीं। तुमको क्वेश्चन करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। डन, वीडियो रोक के लिखा। चले अब लाइव क्वेश्चन पे। डिस्कशन हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक, डिस्कशन जो भी पार्ट करना था आपके साथ वो हो चुका है। एक ब्रेक ले लीजिए यहाँ पर 5 से 10 मिनट का, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेते। मेरे सामने 23rd एडिशन की बुक है। अगर आपके पास 22nd एडिशन बुक है तो कोई बांधा नहीं है,
कोई अमेंडमेंट कहीं नहीं है, खाली ईयर का डिफरेंस है। जैसे यहाँ प्रीवियस ईयर 25-26 दिख रहा है, अगर आपके पास 22nd एडिशन बुक है तो वहां 24-25 दिखेगा, नथिंग एल्स। खाली ईयर के रेफरेंस में आगे पीछे होगा बस। प्लीज 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए यहाँ पर, फिर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल? 9 क्वेश्चंस। 1 घंटे के आसपास लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो चुका है, अब थोड़ा लाइव क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट्स करेंगे, बुक प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स करेंगे, रेम्यूनरेशन को एड बैक करेंगे, फिर वर्किंग करके देखेंगे कितना ना सैलरी बोनस कमीशन अलाउ होगा, फिर हम पीजीबीपी इनकम टोटल इनकम पर पहुंच के कहीं कहीं तो टैक्स भी निकालना है। मजा आएगा, है ना? आपका आज की क्लास में हो सकता है एग्जाम में 4-5 मार्क्स का तैयारी हो, मतलब आज की क्लास आपने ले ली, आपके 4-5 मार्क्स की तैयारी हो गई। हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन भी जाए 4-5 मार्क्स का, जो इन्हीं सब से रिलेटेड होगा, फर्म, पार्टनर, लिमिट्स, इन सब से रिलेटेड। ब्रेक लो। चलिए सर डिस्कस कर लें अब हम लोग आगे। कहता है फॉर्म ने 8 लाख रुपए पे की है एज ए रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। क्वेश्चन साइलेंट है, आप इसको वर्किंग पार्टनर्स ही मानेंगे। अब 8 लाख दे तो दिए, अब ये देखना है कि विद इन लिमिट है या नहीं 40 स्मॉल बी की। तो बुक प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। अब आपका मान लो विद 40 बी की लिमिट मान लो 9 लाख रुपए आती है मैक्सिमम लिमिट, तो 8 लाख अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर कम आती है 8 लाख से तो उतना ही अलाउ होगा जितना आएगी। तो इसके लिए अब 10 लाख बुक प्रॉफिट में से क्या करेंगे? पहले 6 लाख पे क्या करेंगे? 90% लेंगे। क्या लेते हैं बेसिकली हम? हायर ऑफ ए 3 लाख और बी 6 लाख का 90%, ऐसे करते हैं 5-40 6 लाख तक। अब बचा 4 लाख, 6 लाख के ऊपर कितना बचा? 4 लाख, उस पर लेंगे 60% इन एक्सेस ऑफ 6 लाख। तो कितना बचा? 4 लाख। 4 लाख पर कितना परसेंट? 60%। अब मैक्सिमम कितना अलाउ होगा दोनों को जोड़ के? 780। दिए कितना हो? 8। तो तुम्हारा 20,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। वही लिखा हुआ है, यही क्लास में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सर 2 पार्टनर है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, बुक प्रॉफिट नहीं दे रखा है। अब नेट प्रॉफिट से हमें बुक प्रॉफिट पे पहुंचना है। 9 लाख की नेट प्रॉफिट में अभी तक तुमने ये सब डिडक्शन नहीं घटाए, सैलरी नहीं घटाया, तो कोई बात नहीं, घटाना भी नहीं है बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए। डेप्रीसिएशन नहीं घटाया, तो घटा दो डेप्रीसिएशन। 9 लाख रुपए में से 1,50,000 का यहाँ डेप्रीसिएशन घटा दिया। सर सैलरी, बुक प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए सैलरी नहीं घटाते, हमें पहले कहां पहुंचना है? हमें पहुंचना है पहले बुक प्रॉफिट को। कहता है नेट प्रॉफिट 9 लाख रुपए है और अभी तक तुमने इसमें सैलरी नहीं घटाई है, तो मत घटाओ ना। सैलरी कितनी है? 30,000 रुपया पर मंथ और 2 पार्टनर, तो कितने हो जाएंगे? 6 लाख। 30,000 रुपया पर मंथ, 2 वर्किंग पार्टनर है, तो 7,20,000। ये घटाएंगे नहीं क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट पे पहुंचना है। पीजीबीपी इनकम पे पहुंचने के लिए हम घटाएंगे 40 बी की लिमिट के हिसाब से। अच्छा डेप्रिसिएशन घटा देंगे, हाँ। इंटरेस्ट भी घटाएंगे 12% के रेट से। तो तुम्हारा कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 12% कितना? 60,000। तो देखो यहाँ पे 60,000 घटा दिए। सर अभी तक तुमने ये सब खर्चे डेबिट नहीं किए थे और तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है? 9 लाख रुपए। बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दो, इंटरेस्ट घटा दो, पहुंच गए बुक प्रॉफिट पे 690 पे। अब 690 पे तुम मैक्सिमम देखो कितना अलाउ होगा। तो सर वही 6 लाख पर 90% 540 और एक्स्ट्रा 90,000 पे कितना? 60% 54। अब 594। एक्चुअल कितना जा रहा है एज पर डेट? 720। अलाउ कितना होगा? 594। ये एज पर डिड है, ये एज पर डिड है कितना? 720। और 40 बी की लिमिट यहां पर है मैक्सिमम, 40 बी की लिमिट यहां पर है। अलाउ कितना होगा? 5।
डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। आ जाइए इधर। कहता है निखिल, गगन, सुमन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म विद इक्वल शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। नेट प्रॉफिट, इसमें अब तुमने डेबिट कर दिया है क्या? क्या सैलरी डेबिट कर दी है निखिल की, गगन की? तो हम जोड़ेंगे। सर 42,300 दिया हुआ है मेरा प्रॉफिट। अब इसमें तुमने सैलरी दो लोगों की डेबिट कर दी है, निखिल और गगन की। 24 प्लस 24 48। तो सर 24 प्लस 24 48। और क्या डेबिट कर रखा है? बोनस, इसको भी ऐड करेंगे 18। और क्या डेबिट कर रखा है सर? कमीशन तीनों को दे रखे हो 9, 10 और 15, इन सबको भी ऐड करेंगे। 9, 10 और 15 कितने हो जाएंगे? 33, 33, 66 और 34, 1 लाख। तो ये देखो 1 लाख आ गया। अब सवाल तो नहीं पूछोगे 1 लाख कहां से आया? सर इन तीनों का टोटल 1 लाख तुम डेबिट कर दिए हो और अपने को पहुंचना है बुक प्रॉफिट पे, तो इसको तो एड बैक करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट 15% से डेबिट किया, कितना? 4500, 6000 और 15000। तो हम एड बैक कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, 4500 प्लस 6000 प्लस 15000, तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 15 इंटू 3 करो, तो ये एक्सेस इंटरेस्ट आ जाएगा। सर 15% के रेट से आ रहा है इंटरेस्ट कितना? 4500 प्लस 15% के रेट से 6000 प्लस 15% के रेट से 15000। ठीक, तो इसका टोटल कितना हो गया? 25,500। अब 15 और इंटू 3 करने से क्या हो गया? एक्सेस पैसा निकल गया तुम्हारा, कितना? 5100। एड बैक कर दो। तो सर होल रेम्युनरेशन आप ऐड कर दो और एक्सेस इंटरेस्ट ऐड कर दो, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट। अब तुमको रेम्युनरेशन घटानी है। बुक प्रॉफिट कितना है तुम्हारा? 147। सर 147 के केस में तुम्हारे पास लिमिट कितने की आ जाएगी? 3 लाख की। और एज पर डेट कितना है? 1 लाख। तो तुम्हारा 1 लाख अलाउ हो जाएगा, यानी सारे फिगर 24, 24, 18, 9, 10, 15 सब अलाउ हो जाएंगे। अब जो अलाउड हुए उसके हिसाब से तुम्हारा यहां पर आ गया। तुमने निखिल को कितने रुपए दिए? तुमने निखिल को दिए 24,000 रुपए की सैलरी और 9,000 का कमीशन। तो निखिल का 33 यहां पर देखो दिख रहा है। गगन को तुमने क्या दिया? गगन को दिया 24,000 की सैलरी और 10,000 का कमीशन, 34 दिख रहा है। और सुमन को क्या दिया? सुमन को तुमने 18,000 का बोनस दिया है और कमीशन दिया है 15 का, कितना? 33 दिख रहा है। और इंटरेस्ट 3600, 4800 और 12,000 कैसे आए? ये भी बच्चे पूछते हैं। तो सर 4500 डिवाइड बाय 15 इंटू 12 करो, 6000 डिवाइड बाय 15 इंटू 12 करो और 15,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 12 करो, तो तीनों के इंटरेस्ट आ जाएंगे। सर 15% के रेट से मिला था 4500, 6000 और 15,000, तो 12% के रेट पर लाने के लिए तो ऐसे ही करेंगे। सर पार्टनर की इनकम कैसे निकलेगी? ये कौन सी इनकम है पार्टनर की? पीजीवीपी इनकम। इंटरेस्ट यहाँ 12% लेंगे, सैलरी ऊपर जितना अलाउ हुआ है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? सर क्या हुआ? जितना सैलरी आपने डेबिट किया था 1 लाख, वो पूरा का पूरा नीचे अलाउ हो गया, तो जिसको जितना जितना रुपया दिए थे आप, वो उतना उतना पीजीवीपी इनकम आ जाएगा। सर 1 लाख को घटाएंगे, क्यों? क्योंकि वो 40B की 3 लाख की लिमिट के अंदर है। पहले 1 लाख को जोड़ो। सर जोड़ा क्यों? बुक प्रॉफिट पे पहुंचने को। सर बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए पीछे तो नहीं जोड़े थे आप सैलरी को? सर आपने यहां लिखा हुआ है कि तुमने सैलरी अभी तक डेबिट ही नहीं की है, यहां लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहां सैलरी को नहीं जोड़ा। ठीक, बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए सिर्फ हमने यहां डेप्रिसिएशन घटाया, इंटरेस्ट घटाया। यहां लिखा हुआ है कि तुमने डेबिट कर चुके हो यहां पर क्या? सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट। तो सैलरी, बोनस, कमीशन पूरा का पूरा एड बैक कर दो। जब अब तुम 24 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 15 करोगे तो वो 1 लाख के बराबर हो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था,
कि सर ये अमाउंट कैसे आया, सर ये अमाउंट कैसे आया, बच्चे मैसेज करके पूछते रहते हैं इसमें। अब मैसेज करने की जरूरत नहीं है आपको, सारे अमाउंट मैंने समझा दिया कौन से फिगर कैसे है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। पीजीबीपी की एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आपको रेंट माइनस करना होगा, डिविडेंड माइनस करना होगा, एक्सेस इंटरेस्ट जोड़ना होगा, म्युनिसिपल टैक्स टू द हाउस प्रॉपर्टी जोड़ना होगा, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर जोड़ना होगा, 18,400 का खर्चा नॉट डिडक्टेबल है जोड़ना पड़ेगा। अब ये जीएसटी की एडजस्टमेंट्स देखो 43B वाली कैसे करोगे, ये आप सोचो। मेरे सामने 23rd एडिशन की बुक है, इसमें नेट प्रॉफिट से आपको कहां पहुंचना है, बुक प्रॉफिट पे। बुक प्रॉफिट पे जब पहुंच जाओगे तो अपने आप रेम्युनरेशन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B आ जाए। डिड के हिसाब से 1,45,000 रुपए आ रहा है जो डेबिट है। जो डेबिट होगा पीएनएल अकाउंट में वो एज पर डिड है। सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिख रहा। अरे एज पर डिड है तभी तो तुमने पीएनएल अकाउंट में इसको डेबिट कर रखा है 1,45,000 को। तो जो ये 1,45 तुमको पीएनएल अकाउंट में डेबिट दिखेगा ना, यही एज पर डिड है। अब खाली तुम देख लो कि वो 40B के लिमिट के अंदर आ रहा है तो अलाउड हो जाएगा, नहीं तो फिर देख लो कितना अलाउड हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। वीडियो रोक के 5-10 मिनट दो, थोड़ा हिंट मैंने आपको दी। चलिए सर करें डिस्कशन। क्या कहता है, एक पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, सेल्स, रेंट, डिविडेंड। तो रेंट को हमें माइनस करना होगा, डिविडेंड को हमें माइनस करना होगा। नॉर्मली जैसे पीजीबीपी इनकम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे बुक प्रॉफिट। खाली क्या ध्यान रखना है आपको, रेम्युनरेशन माइनस नहीं करना है टू द पार्टनर्स को, और एक्सेस इंटरेस्ट को एड बैक करना है बस। ठीक सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स, इसको पूरा जोड़ देंगे। इसमें से एक्सेस इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, कितना 8%। इस 25,000 को पूरा जोड़ देंगे, इस 18,400 को पूरा जोड़ देंगे। और इसमें क्या लगेगा सर, 43B पेड बेसिस। पेड बेसिस में ये हमें करंट ईयर में माइनस हो जाएगा। करंट ईयर में ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों सर, पिछले साल का जीएसटी आपने आरओआई के ड्यू डेट तक पे नहीं किया है, अब करंट ईयर में आपने 15 जनवरी को पे किया है आफ्टर आरओआई ड्यू डेट। बस आप जब इतनी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो बुक प्रॉफिट आ जाएगा। बुक प्रॉफिट में आप 40B की लिमिट्स को कंपेयर कर लेना 1,45 से, बस आ गया आंसर। देख लेते इसको कैसे बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 280 दिया हुआ है। ठीक, उसमें से हमने रेंट माइनस कर दिया और डिविडेंड माइनस कर दिया क्योंकि ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है। आ गया बैलेंस 50,000। उसके बाद हमने अभी जो डिस्कस किया, रेम्युनरेशन पूरा जोड़ दो, एक्सेस इंटरेस्ट जोड़ दो, म्युनिसिपल टैक्स जोड़ दो और एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल जोड़ दो। एंड लास्ट जो आपने पिछले साल का जीएसटी इस साल आरओआई ड्यू डेट के बाद पे किया है उसको पेड बेसिस पर अलाउ कर दो, जो कहता है सेक्शन 43B। तो बुक प्रॉफिट आ गया 199,700। डन। अब इस पे आप क्या करो, वही लिमिट लगा दो 40B की लिमिट मैक्सिमम वाली। तो आप 3 लाख तक दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल कितनी है बुक्स में डेबिटेड है 1,45, तो अलाउ कितना होगा फाइनली 1,45 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, 40B में जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट बताता है। मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, तो 3 लाख और 90%, तो 3 लाख हायर हो गए। बट एज पर डिड और एक्चुअल जो पीएनएल अकाउंट में वो तो 1,45 ही है। तो अब यहां पर आपको लोअर लेना पड़ेगा, यानी 1,45 अलाउ करना पड़ेगा। डिड से ज्यादा नहीं जा सकते। डिड से ज्यादा हम कैसे दे दें, एक तो वो देखना है ना, और प्लस जो लिमिट आ रही है 40B की हमें उससे ज्यादा नहीं देना है। सर अगर मान लो एज पर डिड 4 लाख होता तो हम 3 लाख आंसर बनाते, और एज पर डिड अगर 1,45 है तो 1,45 आंसर बनाएंगे। ये प्रेजेंटेशन और फ्लो चलेगा आपका, लिख लीजिए। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन।
सर मैंने क्या कहा था, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पीजीबीपी की जितनी एडजस्टमेंट्स आप सीखे हो क्लास में सब करनी होगी, ठीक, प्लस आप जो रेम्युनरेशन डेबिट किए हो उसको एड बैक करना होगा। इंटरेस्ट जो आप 12% तक दे सकते हो वो दे दो, तो एक्सेस इंटरेस्ट को एड बैक कर दो, रेम्युनरेशन पूरा एड बैक करो। बुक प्रॉफिट से एक ही चीज घटाना बाकी है, क्या, रेम्युनरेशन। 1.45 घटा दोगे तो पीजीबीपी इनकम और टोटल इनकम आ जाएगी। अगर मान लो इस क्वेश्चन में तुमको पीजीबीपी इनकम निकालना है, अभी अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो 199,700 में 145 माइनस कर देना, आपका ये पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में आता है कि पीजीबीपी इनकम दे देता, तो आप पीजीबीपी इनकम बता देना 54,700। और कोई इनकम नहीं है तो फिर यही जीटीआई और टीआई के पास चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी करेंगे और हम डन। वीडियो रोक के ऐड कर लिया इसको, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिख लिया इसको ऊपर वाला, नेक्स्ट पढ़िए इसको। कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ अ जॉली ब्रदर्स अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर अकाउंटिंग ईयर इज 540। चलो सर 540। अब नेट प्रॉफिट में सैलरी डेबिट कर चुके हो तो सैलरी को एड बैक कर दो, बुक प्रॉफिट। सर एड बैक किए तो कितना आया 648, लेकिन बोलता है अभी तक तुमने इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, तो इंटरेस्ट माइनस करोगे तभी तो बुक प्रॉफिट होगा। सर 10 लाख इसमें दे रखा है कैपिटल, रेट दे रखा है 18%, लेकिन हमें 12 मिलेगा 1 पीस, तो आपका अब जाके आया बुक प्रॉफिट कितना 528। आपको ध्यान रखना पड़ेगा बुक प्रॉफिट क्या है सर, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट घटा हुआ है नहीं सर, तो घटा दो। और सर सैलरी डेबिट नहीं होना चाहिए, आपने तो डेबिट कर दिया है, तो एड बैक कर दो। अब बुक प्रॉफिट आ गया तो टैक्सेबल इनकम भी यही हो जाएगा पहला में, क्यों, क्योंकि बोलता है पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड एनी सैलरी इंटाइटलमेंट टू द पार्टनर्स, तो पहला आंसर यही हो जाएगा 528। जितना बुक प्रॉफिट है वही तुम्हारी इनकम, क्यों, रेम्युनरेशन कुछ माइनस नहीं होगा। दूसरे में बोलता है कैलकुलेट करो अगर डिड प्रोवाइड कर रही है तो, अब बनाएंगे दूसरे में वही, आप है ना इसका 90% लेंगे और उसको एक्चुअल से कंपेयर करके 1,08,000 अलाउ करेंगे, बस इसी को मैंने समझा रखा है सॉल्यूशन में। वीडियो रोक के लिख लिए ये सर, इसी में देखो आपका नेट प्रॉफिट आ गया क्वेश्चन में, आपने सैलरी डेबिट कर रखी थी एड बैक कर दो, इंटरेस्ट नहीं घटाया था घटा दो, बुक प्रॉफिट आ गया। अब जो पहला रोमन 1 है उसमें आपका बुक प्रॉफिट ही पीजीबीपी इनकम और टोटल इनकम होगा, क्यों, क्योंकि डिड ने रेम्युनरेशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है पार्टनर का, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिड ने नहीं कहा है तो आपको बेनिफिट 40B का नहीं मिलेगा, कोई भी रेम्युनरेशन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब डिड कहता है तो क्या होगा सर, डिड कहता है तो एक्चुअल जो डिड के हिसाब से 1,08,000 उसको कंपेयर करेंगे 90% 475 से 1,08,000 नीचे अलाउ हो गई, बस यही 5 की प्रेजेंटेशन है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, सरप्लस 4,08,000 है, इंटरेस्ट तुमने डेबिट कर दिया है 18% के रेट से, तो सर 4,08,000 में आप 36,000 डिवाइड बाय 18 इंटू 6 एक्सेस कितना 12,000 एड बैक कर दो, तो ये हो गया 420, ठीक। और कहता है अभी तक तुमने रेम्युनरेशन इसमें माइनस नहीं किया है, तो रेम्युनरेशन अगर अभी तक माइनस नहीं किया है तो यही तुम्हारा 420 क्या आ गया, बुक प्रॉफिट, ठीक। अब कहता है कितना अलाउ होगा मैक्सिमम रेम्युनरेशन, you have to calculate the taxable income and tax after allowing the maximum remuneration। सर अब 40B के हिसाब से देख लेते हैं मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे पाएंगे, तो कितना दे पाएंगे 3 लाख और 90% ऑफ 420, बस उसका डिडक्शन लेके इनकम निकाल लो, टैक्स निकाल लो। डन, वीडियो रोक के लिखा, यहां देखते हैं, लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट।
अब क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम जो 40B की लिमिट है उसके हिसाब से खर्चा अलाउ कर दो, रेम्यूनरेशन कर दिया सर। यही आ गया पीजीवीपी इनकम, टोटल इनकम। अब इसी पे टैक्स निकालना। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, ये आ गया फाइनल आंसर। राउंडिंग ऑफ करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस बार इसमें लॉस यहां पर, तो लॉस में भी आप रेम्यूनरेशन अलाउ कर सकते हैं। हाँ सर, 3 लाख रुपए तक का तो रेम्यूनरेशन अलाउ कर ही सकते हैं। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें जो 25,000 में एक्सेस इंटरेस्ट है 7100 रुपए सर, इसको जोड़ दो। 13,600 का खर्चा अलाउएबल नहीं है, जोड़ दो। रेम्यूनरेशन पूरा जोड़ दो। बुक प्रॉफिट आ गया। अब बुक प्रॉफिट इसमें नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम आप इंटरेस्ट कितना है, सैलरी कितना दे सकते हैं पार्टनर को सर, 3 लाख लॉस के केस में। और डिड ऊपर क्वेश्चन में कितना कहता है 68,000, तो अलाउ कितना होगा 68। तो फाइनल आंसर लॉस में ही आएगा, इनकम नहीं आएगा। क्वेश्चन में लॉस ही आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चले सॉल्यूशन देखने, वीडियो रोक के लिख लिए। सर मैंने यहां नेट प्रॉफिट लिख के क्या किया है, ब्रैकेट में फिगर दे दी। ब्रैकेट का फिगर का मतलब है कि आपका ये फिगर लॉस गिवन इन लॉस। ठीक, अब इसमें हम एडजस्टमेंट्स कर देंगे, एक्सेस इंटरेस्ट का, रेम्यूनरेशन का और अदर एक्सपेंसेस का। स्टिल इट इज इन लॉस। तो लॉस के केस में आप 3 लाख तक तो दे ही सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डिड के हिसाब से 68 है, तो 68 अलाउ होगा। फाइनल आपका लॉस ही है आंसर 150, ठीक, तीनों आंसर आ गए आपके। बुक प्रॉफिट कितना है, परमिसेबल डिडक्शन कितना है और इनकम कितनी है। डन, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर क्वेश्चन नंबर 8, Chatterjee and Company, a firm of company secretary at Kolkata, has furnished the profit and loss account. सर इसमें भी लॉस है, कोई बात नहीं। लॉस है तो हम लोग माइनस के साइन के साथ इसको लिखेंगे। अब आपको एक्सपेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन जोड़ दो 41 जोड़ दिया सर। उसके अलावा एक्सपेंसेस में 22,500 का एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स क्रेडिटेड दिस। Expenses includes an amount of rupees 22,500 being interest on capital। 12% से दियो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक और खर्चा है इसमें 22,500 का जो अलाउएबल इन नेचर नहीं है, तो 22,500 के एडजस्टमेंट्स कर दी। डेप्रीसिएशन 45,000 डेबिट है, बोलता है होना कितना चाहिए 48,000, तो 3,000 और घटा दो, 3,000 और घटा दो। आंसर में देखो, तो अब आपका इतना एडजस्टमेंट्स करने का क्या आ गया, बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट तुम्हारा 29,500 है, तो मैक्सिमम अलाउ कितना होगा सर, एज पर डिड 141 और 40 स्मॉल बी की लिमिट पे 3 लाख जा सकते हैं। अब उसमें से कितना माइनस होगा 141, तो फाइनली हमारा आंसर लॉस हुआ। ठीक, तो ये प्रेजेंटेशन देखो, यही तो हम क्लास में कर रहे हैं, यही तो क्लास में कर रहे हैं सर। हायर एंड एक्चुअल रेम्यूनरेशन, ए में कैसे निकलेगा, हायर ऑफ 90% और लिमिट 3 लाख की, उससे हायर निकल गया। और हायर और एक्चुअल रेम्यूनरेशन में हमें क्या लेना है, लोअर लेना। यही बार बार हम लोग क्लास में कर भी रहे हैं। बेस्ट प्रेजेंटेशन है ये, और यही हम लोग क्लास में कर भी रहे हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एनालाइज करो थोड़ा। अगर वीडियो रोक के एनालाइज करना है खुद से तो छोटा चैप्टर है ना। 1 घंटे का कॉन्सेप्ट से रिवीजन करने में 5 मिनट लगेगा। आप सर एग्जाम नाइट में रिवीजन करते समय इस पे कितना टाइम देंगे, एग्जाम नाइट में रिवीजन करते समय इस चैप्टर में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अभी पढ़ाने में 1 घंटा लग गया, क्वेश्चन कराने में 1 घंटा लग गया, लेकिन आप रिवीजन में करोगे क्या, कितना ही रिवीजन करना है। 12% इंटरेस्ट देंगे, चाहे पार्टनर वर्किंग हो या नॉन वर्किंग,
और सैलरी रेम्युनरेशन बोनस हम सिर्फ वर्किंग पार्टनर को देंगे, एज पर डिड देंगे। 6 लाख तक 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, और 6 लाख के बाद 60%, लॉस के केस में 3 लाख। बस इतना ही तो आपको रिवीजन करना है, और तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। हाँ, अब जब इस चैप्टर में आए हैं तो फिर अच्छे से सब कुछ पढ़ लिए। ठीक, सर एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस। इसमें एबीसी 3 पार्टनर है, शेयरिंग इनका इक्वल है, फर्म को लॉस है, और अभी तक तुमने डेबिट कर दिया। फर्म को लॉस है और तुमने पार्टनर्स रेम्युनरेशन भी डेबिट कर रखा और इंटरेस्ट भी डेबिट कर दिया है। तो सर इन तीनों को हमें एडबैक करना पड़ेगा। जब इन तीनों को एडबैक करेंगे तो कितना होगा? रेम्युनरेशन 3,60,000 लिखा हुआ है ना, डेबिट डेबिट करने पे लॉस आ गया। अच्छा, इंटरेस्ट तुम कितने परसेंट पे दे रहे हो? ध्यान से देखो, 20% पे दे रहे हो। तो एडबैक कितना करेंगे? इंटरेस्ट एडबैक 8,000, 8,000 और 8,000 कर। तो तुम्हारा बुक प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना आएगा? सर बुक प्रॉफिट आएगा तुम्हारा 4 लाख का लॉस है, इसमें मैंने बोला 3,60,000 ऐड कर दो, और ऐड कर दो कितना? 24,000। 3,84, 16,000 का लॉस। 16,000 के लॉस में रेम्युनरेशन अलाउेबल कितना होगा? सर स्टैट्यूटरी लिमिट लॉस के केस में 3 लाख, और बी एक्चुअल कितना? 3,60। तो अलाउेबल कितना होगा? 3 लाख। ठीक, ये आ गया फाइनल आंसर। टोटल इनकम ऑफ द फॉर्म तुम्हारा 3,16,000 का लॉस आ गया। अब कहता है पार्टनर की इनकम भी निकाल। तो पार्टनर ए, बी और सी, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 20,000 मिला है, लेकिन अलाउ तो 12 हुआ है, 12 12 12। और सैलरी मिला कितना है? 3,60। अलाउ कितना हुआ है फर्म को? ध्यान से देखो तो फर्म को 3 ही लाख अलाउ हुआ है। ठीक, और मिला कितना है? 3,60। अब इसका रेशियो देखो कितना है? 3:2:1। ध्यान से देखो, पहले को 1,80 मिला, दूसरे को 1,20, तीसरे को 60। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, सबसे डिफरेंट है। क्या हुआ सर? सर रेम्युनरेशन मिला, एक को 1,80, दूसरे को 1,20, तीसरे को 60, टोटल मिला के 3,60 मिला, लेकिन अलाउ कितना हुआ है? 3 ही लाख अलाउ हुआ है विद इन द लिमिट। 3 लाख अलाउ हुआ है, मिला कितना है? 3,60। तो अब 3 लाख को टैक्स कैसे करें? क्योंकि क्या पढ़ते हैं, जितना अलाउ होगा उतना ही टैक्सेबल होगा। अब 3 लाख को टैक्स कैसे करेंगे? तो जो रेम्युनरेशन है उसका रेशियो लेंगे 3:2:1। ठीक, 3:2:1 करेंगे तो यहां पर आएगा 1,50, और यहां आएगा 1 लाख, और यहां आएगा 50,000। 3:2:1 के रेशियो में इसको बांटेंगे। कहां से आया? सर जो ओरिजिनल रेम्युनरेशन है उसका रेशियो। बस पार्टनर की पीजीबीपी इनकम आ गई। यही इंपॉर्टेंट था इसमें, बच्चे यही नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन। पार्टनर की पीजीबीपी इनकम में इंटरेस्ट जितना अलाउ हुआ 20 मिला, अलाउ कितना हुआ? 12, तो तीनों में 12 12 12। सैलरी मिली 3,60 है, अलाउ 3 लाख हुआ है, तो जितना अलाउ होगा उतना ही तो टैक्स करेंगे। तो बोला सर एबीसी में कितना कितना ले जाए? तो जो ओरिजिनल रेम्युनरेशन का रेशियो है उसी रेशियो में आप अलाउएबल को बांटो। और लॉस के केस में आप 3 लाख रुपए तक का रेम्युनरेशन अपने पार्टनर को दे सकते हैं, 40B कहता है। लॉस के केस में आप 3 लाख रुपए तक का क्या दे सकते हैं? रेम्युनरेशन। तो 3 लाख हमारा लिमिट है और एक्चुअल 3,60 है, तो अलाउ कितना? 3। बाय, टेक केयर।
डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिख लिया। इसका ध्यान रखना यहां अनएब्जॉर्ब्ड का, अगर क्वेश्चन में तुमको पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन दिया हो और बिजनेस लॉस दिया हो तो बुक प्रॉफिट निकालते समय आप अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन को घटा देना, बिजनेस लॉस पिछले साल का हो तो उसको मत घटा। ये बात ध्यान दें, ठीक है। एडजस्टमेंट्स करना सीख गए, बुक प्रॉफिट निकालना सीख गए। बुक प्रॉफिट निकालते समय अगर क्वेश्चन में और एडिशनल डेटा में दिया हुआ है कि पिछले साल का एक अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन भी है 10,000 तो उसको घटा दें। पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 15,000 का, उसको मत घटाना। बुक प्रॉफिट निकालते समय मत घटाना, टोटल इनकम निकालते समय घटा देना। पीजीवीपी इनकम निकाल, बुक प्रॉफिट इनकम, बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते समय पिछले साल का लॉस माइनस नहीं हो, ठीक। लेकिन अब जब पीजीवीपी इनकम निकालोगे, जीटीआई टीआई निकालोगे, तब तो पिछले साल का बिजनेस लॉस भी माइनस होगा, तो वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। वो भाई टेक केयर। ये चैप्टर कंप्लीट, सारे क्वेश्चन डिस्कस होगा, कुछ छुटा नहीं ना, देख लो। डन 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 डन। बहुत छोटा चैप्टर था। डन डन, मिला लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। डन 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 डन। चलो, मिलते हैं अगली क्लास में।